क्यों करते हैं। मैंने कल बहुत सारा चीजें ऐसा बोला था कि वहां पे आप लोग कैसे कैसे वेबसाइट में आप लोग इनपुट टैग ऐड कर सकते हो, किस काम के लिए हम लोग इनपुट टैग ऐड करते हैं। तो आपसे मैं अभी पूछना चाहता हूँ कि इनपुट टैग हम लोग यूज क्यों करते हैं, कौन बता पाएगा मुझे। इनपुट टैग हम लोग यूज क्यों करते हैं हमारे वेबसाइट में, कौन मुझे बता पाएगा। दीपक जी ने बताया फॉर टेक इनपुट फ्रॉम एंड यूजर। ओके, वेरी गुड। तो और कोई, वी यूज इनपुट टैग्स फॉर गेटिंग सम काइंड ऑफ डेटा फ्रॉम यूजर। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो सिंपल अगर मैं बताना चाहूँ तो ये तो बहुत हाई लेवल नॉलेज हो गया, बहुत बढ़िया मनीष जी और दीपक जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। अगर एकदम सिंप्लिसिटी से मैं बताना चाहूँ तो सिंपल यही होगा बात कि वेबसाइट में कुछ इनपुट देने के लिए हम लोग इनपुट टैग यूज करते हैं। ठीक है। आप लोग जो बोल रहे हो कि इनपुट टैग से हम लोग कुछ डेटा मतलब मंगवा सकते हैं, वो जब जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ेंगे तब होगा। बट अभी एचटीएमएल में इनपुट टैग हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, कुछ इनपुट देने के लिए वेबसाइट में। ठीक है। तो यही है इनपुट टैग यूज करने का एकमात्र फायदा, और कुछ नहीं। ठीक है। तो आप लोगों ने इनपुट टैग कहाँ कहाँ देखा है, बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने देखा है। गूगल पे जाइए, जहां पे आप लोग टाइप करते हो वो एक इनपुट टैग है। मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके भी मैंने दिखा दिया था कि वो एक इनपुट टैग है। इनपुट टैग के बगैर आप लोग कोई भी इनपुट नहीं दे सकते। ठीक है। एचटीएमएल में इनपुट टैग के अलावा ऐसा कोई टैग नहीं है जिससे आप लोग कुछ इनपुट दे पाओ। तो इनपुट टैग ही एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास। एक और टैग है टेक्स्ट एरिया, लेकिन वो कुछ अलग काम के लिए यूज होता है। ठीक है। हिमांशु जी बोल रहे हैं आई सेंड यू वेबसाइट एरर। हाँ हिमांशु जी, मैंने देखा था। अच्छा बनाया है, बिगिनर के हिसाब से बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका बहुत सारा पोटेंशियल मैंने देखा उधर। ठीक है। रिप्लाई शायद मैंने किया था, आपने रिप्लाई शायद चेक नहीं किया, मैंने रिप्लाई किया था आपको। ठीक है। ओके, तो फिर कंटिन्यू करें। इनपुट टैग में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टैग में हम लोग कुछ इनपुट देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग अगर देखो, यहाँ पे बहुत सारे इनपुट टैग्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे हम लोगों ने सीखा था कैसे एक इनपुट टैग को हम बटन की तरह यूज कर सकते हैं, फिर एक चेकबॉक्स कैसे बना सकते हैं, फिर एक कलर पिकर कैसे बना सकते हैं, फिर एक डेट पिकर कैसे बना सकते हैं। मतलब डेट हम लोग इनपुट करते हैं, उसका एक अलग इनपुट टैग होता है। तो उसको हम लोग, ऐसी चीजों को हम लोग कैसे अलग से बना सकते हैं। तो इनमें से कुछ कुछ चीजों को हम लोग अभी डिस्कवर करेंगे, क्योंकि रिपीट चल रहा है तो हमें जस्ट टाइप चेंज करना होता है, बाकी अपने आप एचटीएमएल हमारे लिए कर देता है। तो अभी मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों से चाहूँ कि आप लोग यहाँ से जो जो टैग्स आप लोग देख रहे हो वो प्रैक्टिस करो। ठीक है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने सारे इनपुट टाइप्स हैं, इनको आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो कौन कौन यहाँ पे करेगा, एक बार मुझे हैंड रेज करके बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों से अभी पूछ क्यों रहा हूँ ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, कौन कौन प्रैक्टिस करेगा। ठीक है। इनपुट टाइप्स, इतने सारे इनपुट टाइप्स है हमारे पास, तो सबका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। बट अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन कौन इसको प्रैक्टिस करेगा। मैंने कल कुछ प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया था, आज मैं दे रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि आज हमारा इनपुट टाइप्स सब खत्म हो जाएगा, तो सबको प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है। तो 13 लोगों ने हैंड रेज किया है, बाकी को मैं पूछ लेता हूँ एक बार। आप लोग नहीं करोगे तो आप लोगों को कोड नहीं सीखना, आई गेस। ठीक है, कोई बात नहीं, बट ट्राई करो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। ट्राई अगर करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल अभी कोड के दुनिया में नहीं है। ट्राई करते रहो। अगर कुछ भी इशू आए मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे हेल्प डेस्क से आप लोग डायरेक्टली बात करो। ठीक है। वहां पे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट। तो फिर क्या करते हैं, तो शुरू करते हैं। ठीक है। रिकैप रिकैप में हम लोग पहले देखेंगे इनपुट टाइप बटन। किसी को कुछ बोलना है, शायद ललित जी कुछ बोलना चाहते हो क्या, एक बार चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, लिखिए, आप लिखते रहो। तो पहले है इनपुट टाइप बटन। ठीक है। इनपुट टाइप बटन किस किस को याद है, एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इनपुट टाइप बटन किस किस को याद है, एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिख के ये बताओ, इनपुट टाइप बटन हम लोग क्यों यूज करते हैं। आज थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास रखते हैं, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग मुझे आंसर करो। इनपुट टाइप बटन हम लोग क्यों यूज करते हैं, कौन बता पाएगा, चैट बॉक्स में लिखिए सब, जो जिनको पता है। ठीक है। जिनको नहीं पता आप लोग दूसरों के आंसर देख के मतलब समझ सकते हो कि कैसे इसको, मतलब क्या होता है। सिंपल, इनपुट टाइप बटन से हम लोग क्या करते हैं ये मुझे बताइए चैट बॉक्स में। फिर सबमिट इंफॉर्मेशन, फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए फॉर्म के साथ यूज होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है सोम जी, परफेक्ट। ठीक है। टू क्रिएट बटन लाइक शेयर, यस। बटन इज यूज्ड फॉर इवेंट, बटन इज यूज्ड फॉर इवेंट, इवेंट लिस्नर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट या काइंड ऑफ यस। ठीक है। सोम जी का आंसर एकदम परफेक्ट है। फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए फॉर्म के साथ यूज होती है इनपुट टाइप बटन। इनपुट टाइप बटन हम क्यों यूज करते हैं, एक बटन बनाने के लिए, जस्ट यही याद रखो। यहाँ पे एग्जांपल के साइड में देखिए एक छोटा सा इमेज भी है, बटन का इमेज। क्यों, अगर आप लोग VS कोड के कोड एडिटर में जाके टाइप करो इनपुट टाइप बटन, आपको स्क्रीन पे एक बटन देखने को मिलेगा जहां पे कुछ लिखा नहीं होगा। पहली बात, वहां पे कुछ लिखा नहीं होगा, उसमें आपको बटन में आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा कि उसमें क्या दिखाना है आपको, मतलब कौन सा टेक्स्ट उसमें दिखेगा, उसके लिए आपको
एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है मुझे ये बताइए। इनपुट टाइप बटन से जस्ट बटन आएगा, उसमें कुछ लिखा नहीं होगा। उस बटन के अंदर आपको अगर कुछ लिखना है तो आप लोग क्या यूज करोगे, कौन सा वाला एट्रीब्यूट यूज करोगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। उज्जवल जी वैल्यू ने वैल्यू लिखा है, ओके। सोम जी ने भी वैल्यू लिखा है, ऑलराइट। बाकियों का देख लेते हैं एक बार। सब लोगों को क्या लग रहा है, क्या कौन सा वाला आंसर होगा, आप लोग मुझे बताओ। ओके, 3 लोगों ने वैल्यू लिख दिया है तो सब लोग वैल्यू ही लिखेंगे, ठीक है ठीक है। सारा जी ने REXT, शायद टेक्स्ट होगा, ओके। टेक्स्ट नहीं, वैल्यू यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे वैल्यू। वैल्यू एक एट्रीब्यूट है जो हमें हेल्प करता है किसी भी इनपुट टैग के अंदर कुछ इनपुट देने के लिए। कैसे यूज करेंगे, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, VS कोड को ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन करने के बाद, ये आपका कोड नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक आपका जो कोड जो होता है जहाँ पे मैं डेली कोड करता हूँ, उसमें एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर डे, आज है 6, छठवां दिन। आज हम लोग पढ़े रहे हैं इनपुट टैग्स। और एक और बात मैं बता दूं, सॉरी, एक और बात मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो फोल्डर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, ये सारे फोल्डर्स मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक वेबसाइट में शेयर करूंगा, उस वेबसाइट के अंदर आपको सारे फोल्डर्स लिस्ट होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाके आप लोग सारे फोल्डर्स के अंदर जो कोड है, आप लोग डेली का कोड डेली देख पाओगे। दैट विल बी ऑसम, ठीक है। आपके लिए भी हेल्प हो जाएगा, मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, सारे कोड मैं शेयर करूंगा, ठीक है। आई गेस सबके लिए आसानी होगा। ये किसके लिए ये बेटर है, एक बार हैंडल्स करके मुझे बताइए। डेली के कोड्स में डेली शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो थोड़ा समझने में। ये मुझे पहले से करना चाहिए था, बट आज से मैं कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं था एक्चुअली, ठीक है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कौन सा वाला देख रहे थे, इनपुट टाइप बटन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज मैं नहीं पूछूंगा कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हम लोग डायरेक्टली करते हैं। मैं एक index.html फाइल बनाता हूँ क्विकली। उसके बाद इसके अंदर एक बॉयलर प्लेट कोड, देन इसको गो लाइव, बस काम खत्म हमारा, ठीक है। हो गया, ये आ गया हमारे पास। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्नैप कर लेते हैं साइड में, VS कोड को भी स्नैप कर लेते हैं। अभी हम लोग इनपुट टाइप बटन देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ इनपुट, अरे इन आउट नहीं भाई, इनपुट टाइप बटन, सेव करूं, आ गया मेरा पी टैग। इसके बाद मैं लिखूं अगर इनपुट, एक शॉर्टकट आपको सिखाऊं कैसे आप लोग इनपुट टाइप से डायरेक्ट एक इनपुट टैग बना सकते हो। मतलब जिस टाइप का इनपुट टैग आपको चाहिए, जस्ट एक शॉर्टकट टाइप करोगे, उसी टाइप का इनपुट टैग आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी अगर आप लोग जस्ट इनपुट टाइप करो VS कोड में, तो इंटर करोगे तो टाइप टेक्स्ट ही आएगा। लेकिन एक और शॉर्टकट है जिससे हम लोग जिस टाइप का इनपुट टैग मुझे चाहिए, जैसे मुझे अभी इनपुट टाइप बटन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, VS कोड में एक और शॉर्टकट है, क्या है एक बात देख लेते हैं। मैं लिखूंगा इनपुट, लिखने के बाद मैं कोलन प्रोवाइड करूंगा, कोलन, ठीक है। जो कोलन आपको देखने को मिल जाता है, कोलन फाइंड आउट करो अपने कीबोर्ड में। कोलन देने के बाद आपको अभी लिखना पड़ेगा कौन सा वाला इनपुट टैग आपको चाहिए। जैसे मुझे चाहिए इनपुट टाइप बटन, देखिए यहाँ पे इनपुट कोलन बटन लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास एक इनपुट टाइप बटन डायरेक्टली आ जाएगा, मुझे कोई मेहनत अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर से मैं बता दूं, इनपुट लिखूंगा, लिखने के बाद एक कोलन प्रोवाइड करूंगा। कोलन प्रोवाइड करने के बाद मैं लिखूंगा बटन, इनपुट कोलन बटन। लिखने के बाद अगर मैं एंटर करूं तो मेरे सामने एक इनपुट टाइप बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है VS कोड का। तो इसको मैं अगर सेव करूं, आपके सामने एक खाली बटन देखने को मिल रहा है आपको, खाली बटन। इसमें कोई मतलब कोई कुछ लिखा भी नहीं है। इसमें कुछ लिखना है अगर, तो क्वेश्चन के अनुसार मुझे इस वैल्यू के अंदर कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इस वैल्यू के अंदर कुछ लिखूं, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे लाइक, अगर मैं लाइक लिखूं, इस पे सेव करूं, देखिए ये बटन के अंदर लाइक आ गया है, मतलब ये एक लाइक बटन बन गया है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके मैं लिखूं शेयर, सेव करूंगा, ये शेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इनपुट टाइप बटन, इसके अंदर एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है। ये वैल्यू हर एक इनपुट टैग में ही होता है, लेकिन इसको हम लोग अभी क्यों यूज कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा। पर हर एक इनपुट टैग के अंदर अगर आप लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो वो कुछ अलग से काम करता है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। वैल्यू के अंदर अगर जो भी लिखोगे तो इनपुट टाइप बटन के अंदर वो टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इनपुट टाइप चेक बॉक्स क्या काम करता है आप लोग मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इनपुट टाइप चेक बॉक्स से हम लोग कहाँ क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे बताइए एक बार। चेक बॉक्स अच्छे से सुन लेना, इनपुट टाइप है चेक बॉक्स। मैं इधर लिख लेता हूँ एक बार, इनपुट, सॉरी सॉरी, पी टैग मुझे चाहिए, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अभी बताइए इनपुट टाइप चेक बॉक्स से क्या होता है। रिमेंबर मी का ऑप्शन आएगा। रिमेंबर मी एक एग्जांपल दिया था, रिमेंबर मी का ऑप्शन एक्चुअली वो लोग हम लोग बनाते हैं अलग से,
बट इनपुट टाइप चेक बॉक्स से सिंपल है, एक चेक बॉक्स आएगा, ठीक है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स से जस्ट एक चेक बॉक्स आता है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है? सोम जी ने एक छोटा सा टिक मार्क लिखा है, देखिए अपने स्क्रीन पे, तो वैसा ही एक चेक बॉक्स आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चेक बॉक्स। तो वो क्या काम करता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखने का शॉर्टकट क्या होगा, मैं लिखूंगा इनपुट कोलन लिख के मैं लिखूंगा चेक बॉक्स। देखिए यहाँ पे VS कोड मुझे सजेशन दे रहा है, अगर मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स आने के बाद आप लोग एक चीज नोटिस करो, इसमें टाइप चेक बॉक्स है लेकिन इसके अंदर दो अलग से एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं। ये दोनों अलग चीज है, ये दोनों हमें बाद में पता चलेगा क्या काम करता है। बट आप लोग अगर इसको अभी रिमूव भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो VS कोड ऑटोमेटिकली हमें जनरेट करके देता है। तो आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हो नेम और आईडी एट्रीब्यूट, इसको आप लोग रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा अभी रिमूव कर दो, बाद में आप लोग सीखोगे इसको, इसका काम क्या होता है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं इसको रिमूव करके मैं अगर सेव करता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स आया है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक चेक बॉक्स बन जाएगा, क्लिक करते ही आप लोग देख पाओगे इसका काम। क्लिक करूंगा चेक बॉक्स हो जाएगा, बस ये हुआ एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स, जो कि हमें एक चेक बॉक्स बनाने में मदद करता है। तो इससे मैंने एक एग्जांपल दिया था रिमेंबर मी का, रिमेंबर मी सेव करूंगा तो ये रिमेंबर मी ऐसा बटन आपको बहुत जगह देखने को मिलता होगा, तो इस पर अगर क्लिक करो तो ये रिमेंबर मी कर लेगा मुझे, और मुझे बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे ये फीचर मतलब इंटीग्रेट किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स की मदद से ही हम लोग उसको बनाते हैं। समझ में आया? हैंडल्स कर दीजिए जिनको समझ में आ गया, रिकैप चल रहा है, ठीक है। तो पहली बात मैं बता दूं, समझ में आ गया होगा, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े। ओके, चैट बॉक्स को ओपन कर लूं मैं थोड़ा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इनपुट टाइप कलर, बहुत इजी है। इनपुट टाइप कलर से क्या होता है, अभी मुझे बताइए, आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, इनपुट टाइप कलर से क्या होता है? सॉरी, बताइए, इनपुट टाइप कलर से हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट कलर, कलर सिलेक्शन, ओके। और देखते हैं कुछ और किसका क्या कहना है, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा। बताइए बताइए जल्दी, इनपुट टाइप कलर से हम लोग क्या करते हैं? कलर पैनल आ जाता है, ओके, कलर होता है, ओके। चलिए फिर मान लेते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप कलर से हम लोग एक कलर पिकर बना सकते हैं, सिंपल। हम लोग इनपुट टाइप कलर की मदद से एक कलर पिकर या फिर कलर सिलेक्टर बना सकते हैं। तो उस कलर सिलेक्टर से होगा क्या सर, कलर के साथ है अपने अकॉर्डिंग, या ठीक है, कलर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यस। तो हम लोग जो मैं जो बोल रहा था कि इनपुट टाइप कलर से एक कलर सिलेक्टर या फिर कलर पिकर आ जाता है हमारे पास, तो वो कैसा दिखता है चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके मैं एक पी टैग बनाता हूँ, इनपुट टाइप कलर, ठीक है। फिर मैं इनपुट लिखूंगा कोलन कलर, सेव करूंगा। तो ये इनपुट टाइप कलर के बाद फिर से ये नेम और आईडी आ जाएगा, इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सेव करूंगा, ये आ गया मेरा इनपुट टाइप कलर। क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक कलर पिकर आ जाएगा, ऐसा। इसका अगर आपको फंक्शनलिटी का फायदा उठाना है तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए थोड़ा बहुत। जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हम लोग इसमें जो कलर पिक करेंगे उसका डेटा हम लोग कैच कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो वो जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब मैं सिखाऊंगा, ओके। तो इसमें आप लोग कलर चेंज भी कर सकते हो, बहुत तरह के कलर के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे हेक्स वैल्यूज, देन RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, देन HSL, ऐसे बहुत सारे कलर के फॉर्मेट्स होते हैं। आप लोग यहाँ से जाके भी वो टॉगल कर सकते हो। जिनको कलर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा उनको पता है कि ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे आप लोग एक पिकर भी ढूंढ सकते हो, एक पिकर मतलब कहीं भी स्क्रीन पे कहीं भी आप लोग एक कलर पिक कर सकते हो, ठीक है। तो वो कलर का जो डेटा होगा आप लोग यहाँ से देख पाओगे, ये कलर कोड है, हेक्स वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आप लोग उसका डेटा देख पाओगे। तो ये कब काम आएगा आपके लिए, जब CSS आप लोग पढ़ोगे, CSS में आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, कलर के फॉर्मेट्स, कलर कैसे पिक करते हैं, या फिर कलर के जो फॉर्मेट्स ही होते हैं कि कलर कौन सा कलर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वो सब CSS के अंदर आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़े। देन हमारे पास है इनपुट टाइप डेट। ये मुझे बताने की जरूरत है क्या, ये सबको पता है। इनपुट टाइप डेट से क्या होता है मुझे बताइए, इनपुट टाइप डेट से क्या होता है? लिख दो जल्दी, चैट बॉक्स में लिख दीजिए सब लोग। इनपुट टाइप डेट से क्या होता है? डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके, वेरी गुड। तो आज डेट के वगैरह, डेट के अलावा एक और चीज मैं दिखाऊंगा, डेट और टाइम से रिलेटेड, ठीक है, वो भी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। डेट सिलेक्शन, यस। तो हम लोग इनपुट टाइप डेट से डेट सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप लोग बर्थ डेट इंक्लूड करते हो, तो वैसे ही आप लोग फॉर्मेटिंग में, मतलब फॉर्मेट में रहते हुए आप लोग इनपुट करोगे किसी भी डेट को, ठीक है। तो उसको हम लोग इस इनपुट टाइप डेट से कर सकते हैं। थैंक यू जिन्होंने लिखा, बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पी टैग बनाता हूँ, पी टैग में मैं लिखूंगा इनपुट टाइप डेट,
सॉरी टाइप, ठीक है। इसके बाद मैं बनाऊंगा इनपुट कोलन डेट। देखिए यहाँ पे तीन तरह के डेट अलग से डेट इनपुट टाइप्स हैं, जैसे इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप डेट टाइम और इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, ठीक है। तो इसमें तीनों का काम थोड़ा अलग अलग होता है। मैं पहले डेट दिखा दूं। तो डेट को अगर मैं सेव करूं, देखिए यहाँ पे एक डेट सिलेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे जाके आप लोग अपना बर्थ डेट लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी लिखो जैसा आपका मर्जी। तो यहाँ पे जाके आप लोग बर्थ डेट सिलेक्ट करो, यहाँ से जाके आप लोग बर्थ कैलेंडर में भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा भी फीचर इसमें है। ऑलराइट, तो ये है इनपुट टाइप डेट। तो इसके बाद एक और चीज मैं दिखाता हूं, वो है एक डेट टाइम। मैं वो कल दिखाना भूल गया था, आज मैं दिखा देता हूं। इनपुट इनपुट, ये कैपिटल में हो गया, इनपुट टाइप डेट टाइम। डेट टाइम से क्या होता है, आप लोग डेट तो सिलेक्ट कर ही पाओगे, बट इसके अलावा भी आप लोग डेट के साथ टाइम भी सिलेक्ट कर पाओगे। ये है इनपुट टाइप डेट टाइम, ठीक है। इसमें जस्ट डेट सिलेक्ट होता है। इनपुट टाइप डेट टाइम में आप लोग टाइम भी सिलेक्ट कर पाओगे। सेव करता हूं। देखिए इसमें डेट टाइम आया, लेकिन इसमें कुछ दिखा नहीं रहा। ओके, एक सेकंड, ये शायद टाइम होता है। यप, ठीक है। इसमें डेट और टाइम अलग से भी होता है, शायद इसको हम लोग लिखें अगर डेट टाइम लोकल, फिर अगर ठीक से काम करे देखते हैं। हाँ, ये वाला, ठीक है। तो ये जो इनपुट टाइप आपको देखने को मिल रहा है, इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, ठीक है। अभी शायद HTML या फिर ब्राउजर में थोड़ा बहुत अपडेट आया है, इसीलिए सिर्फ डेट टाइम लिखने से ये काम नहीं करेगा। तो डेट टाइम लोकल आपको लिखना पड़ेगा। जैसे डेट टाइम लोकल मैंने लिखा, लिखने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे डेट मंथ ईयर ऐसे यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग टाइम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टाइम लिख सकते हो, मतलब आपका जो टाइम होगा, जैसे 9 AM PM आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये है एक डेट टाइम, मतलब डेट और टाइम आप लोग एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं कैलेंडर पे क्लिक करूं, इस कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे टाइम डेट तो दिखा रहा है, ये कैलेंडर है, इसके साइड में आपका टाइम आ रहा है, ये टाइम का क्लॉक है, ठीक है। मतलब जहां से आप लोग टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। ये इनफाइनाइटली स्क्रॉल होगा, मतलब ये बार बार एक ही जगह मतलब लौट आएगा। तो यहाँ से जाके आप लोग टाइम, एग्जैक्ट टाइम क्या चाहिए आपको, कैसा टाइम चाहिए, सब आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये है डेट टाइम लोकल टाइप, ठीक है। अगर जस्ट आपको टाइम चाहिए तो आप लोग क्या करो, जस्ट लिखो इनपुट टाइम। तो इससे सिर्फ टाइम का जो सिलेक्टर आएगा वो आएगा। देखिए यहाँ पे जस्ट क्लॉक आ रहा है, इसमें इसमें कैलेंडर और क्लॉक है, इसमें जस्ट क्लॉक है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आप लोग समझो, एक है डेट टाइम लोकल और एक है टाइम। तो दोनों में डिफरेंस एक है कि यही है कि एक में कैलेंडर होता है और एक में जस्ट टाइम होता है, ठीक है। ये है डेट टाइम, जिसमें आप लोग टाइम भी सिलेक्ट कर पाओगे। समझ में आया? हैंड रेज कर दो। ये नया चीज है, ये मैंने कल नहीं बताया था, आज मैं बता देता हूँ। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए फिर देन हमारे पास है इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल को मैंने बोला था क्या, फॉर्म में जाके मैं समझाऊंगा, तो फॉर्म में जब पहुंचेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे, बट उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल का एक ही काम है, जिसको पता है वो लोग लिख सकते हो। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल से हम लोग क्या करते हैं बताइए। इनपुट टाइप फाइल, ठीक, क्या करते हैं इनपुट टाइप फाइल से। इनपुट टाइप फाइल से क्या होगा, वी कैन चूज फाइल्स, ये तो इसको हम लोग यूज करते हैं, इनपुट कोलन फाइल। अगर मैं ऐसे सेव करूं, इसको सेव करने के बाद आप लोग अपने कोड में जाओ, कोड में जाके आप लोग ऐसे चूज फाइल का ऑप्शन देख पाओगे। यहाँ से जाके आप लोग कुछ भी सिलेक्ट करो, वो ऐसे उसका नाम दिखाएगा। ये ब्राउजर में सेव हो गया है, ये फाइल वाला, ये फाइल। अभी आप लोग इस फाइल को अपलोड कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो इस फाइल के साथ। तो ऐसे ही आप लोग ब्राउजर के अंदर HTML की मदद से फाइल्स चूज कर सकते हो। इसका ऑप्शन कैसे मिलता है हमको, इनपुट टाइप फाइल से, सिंपल एज दैट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट टाइप आई गेस हिडन। इनपुट टाइप हिडन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। What is the name and ID? These are some attributes. These are not necessary right now. We'll be talking about this in JavaScript. Okay? Okay. तो मैं जो बता रहा था कि इनपुट टाइप हिडन का क्या मतलब है, कौन बता पाएगा। ये देखिए नेक्स्ट वाला इनपुट टाइप हिडन, इससे हम लोग क्या करते हैं पिछले दिन, इसका क्या मतलब होता है इनपुट टाइप हिडन, ये क्या काम करता है और इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं वो मुझे बताइए। उज्जवल जी ने लिखा है टोकन, यस, पासवर्ड हाइड करना है का, नहीं पासवर्ड नहीं, एक्चुअली वो मैं बताता हूँ कैसे ये काम करता है। हेडिंग के लिए, हेडिंग नहीं, कुछ हाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें टोकन मिलता है, यस टोकन एब्सोल्युटली ठीक है, प्राइवेट करने के लिए, ठीक। प्राइवेट ही एक्चुअली हम लोग कुछ डेटा हम लोग फॉर्म में ऐसे ऐड कर सकते हैं जिसको हम लोग प्राइवेट रखना चाहें, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपल एक फॉर्म बनाने की कोशिश करूं, देखते हैं। तो फॉर्म टैग हमने अभी तक सीखा नहीं है, तो मैं जस्ट लिख रहा हूँ फॉर्म, ये रहने दीजिए ऐसे। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट टाइप
हिडन लिखता हूँ और इसके अंदर मैं एक वैल्यू ऐड करता हूँ। ठीक है, वैल्यू के अंदर मैं कुछ भी लिख दूं, ये समझिए एक टोकन है। ठीक है, ये क्या है, एक टोकन है। और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक इनपुट टाइप, मैं सबमिट एक इनपुट टाइप बना सकता हूँ। सबमिट टाइप का भी एक इनपुट होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये एक सबमिट बटन बना के देता है मुझे। अगर मैं इसको सेव करूं तो आप लोग देखो यहाँ पे एक बटन आ गया है, और इनपुट टाइप हिडन तो हमें दिखेगा नहीं, तो इसमें वैल्यू ऐड कर देता हूँ मैं सबमिट। सेव करूं तो ये हो गया मेरा एक फॉर्म। तो अगर मैं इसको सबमिट करूं, ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये जो टोकन है हमारे पास, ये टोकन भी उस फॉर्म के साथ ही सबमिट होगा। तो उस टोकन के साथ हम लोग कुछ काम कर सकते हैं बैकएंड के अंदर, वो तब समझा जाएगा कि उससे क्या करना है। बट अगर ऐसा कोई टोकन आपको सबमिट करना है अपने फॉर्म के साथ, तो आपको इनपुट टाइप हिडन आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत रेयरली यूज होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मैंने लाइफ में शायद 1 से 2 बार ही यूज किया होगा। ठीक है, तो ये रेयरली यूज होता है, बहुत रेयर है। ठीक है, इसको पुराने पुराने ब्राउजर्स के अंदर ज्यादा यूज किया जाता था, तो ये अभी शायद बहुत कम ही यूज हो रहा है। ठीक है, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो है सारा कुछ डेटा आपका बैकएंड में सेव होता है। ठीक है, इसीलिए अभी हम लोग इनपुट टाइप हिडन का उतना ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनपुट टाइप हिडन मैं ऐसे लिख के रखता हूँ अभी के लिए, इनपुट इनपुट टाइप हिडन। इनपुट मैं लिखता हूँ कोलन हिडन। ठीक है, सेव कर देते हैं, तो हमारा ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट टाइप इमेज। क्या काम करता है, कौन बताएगा? इनपुट टाइप इमेज हम लोग क्यों यूज करते हैं, कौन बता पाएगा? लिखिए, इनपुट टाइप इमेज से हम लोग क्या करते हैं? इनपुट टाइप इमेज से हम लोग क्या करते हैं? लिखिए लिखिए, इंसर्ट इमेज नहीं, कोई भी इमेज लगा सकते हैं। एक चीज आपसे मिस हो गया, वो मैं बताता हूँ। सोम जी ने एकदम करेक्ट बोला है, बटन बनाते हैं हम लोग। इनपुट टाइप इमेज की मदद से एक इमेज के साथ एक बटन बना सकते हैं, मतलब एक इमेज का यूज करके हम लोग एक बटन बना पाएंगे। उसी काम के लिए इनपुट टाइप इमेज यूज होता है। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट का मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर मैं सर्च करूं इनपुट टाइप इमेज। ठीक है, ये जो एमडीएन वेब डॉक्स आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर आप लोग जाइए। जाने के बाद आपको कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये वाला, इसके अंदर देखिए एक लॉगिन बटन है, लेकिन ये बटन थोड़ा फंकी है, मतलब इसका डिजाइन थोड़ा अलग है। तो ये एक्चुअली में एक इमेज है। इस इमेज को कैसे यूज किया गया है, एक इनपुट टाइप बटन की मदद से। तो हम लोग उसको कैसे यूज करें, मैं लिखता हूं इनपुट टाइप इमेज। ठीक है, मैं लिखता हूं इनपुट कोलन इमेज। अगर मैं ऐसे लिखूं, तो ये जो इनपुट टाइप इमेज होगा, इसमें देखिए दो और एट्रीब्यूट्स आ गया है ऑटोमेटिकली। एक है एसआरसी और एक है ऑल्ट। क्यों? क्योंकि इमेज को हमें पता है, इमेज अगर हमें इंक्लूड करना होता है हमारे वेबसाइट के अंदर, तो हमें एक एसआरसी एट्रीब्यूट देना पड़ता है, ताकि वो इमेज कहाँ से आ रहा है वो इसको समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पे जाके एक एसआरसी ऐड कर सकते हैं, तो वो आप लोग खुद से करो। तो मैं अभी एक्सटर्नल कोई इमेज नहीं ला रहा, अगर लाना चाहूँ तो क्या ला सकता हूँ, एक सेकंड देखता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस अगर मैं करूँ, यहाँ से अगर इसको मैं पेस्ट करूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, सेव करते हैं। देखिए ये लॉगिन आ गया हमारे पास। ये एक इमेज है, ये कोई बटन नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, ये इस इमेज को आप लोग यूज कर सकते हो अपने किसी भी तरह किसी भी बटन को बनाने के लिए। इनपुट टाइप इमेज। ओके, इसके अंदर आप लोग कोई ऑल्ट दे दो, ऑल्ट में बटन। ठीक है, और इसके अंदर आप लोग विद हाइट भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं विद अगर लिखूं 100, तो ये इमेज थोड़ा छोटा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसको आप लोग 50 कर दो, तो ये और छोटा हो जाएगा। देखिए अभी ये बटन की तरह दिख रहा है, समझ में आया? तो ऐसे ही आप लोग किसी भी इमेज को एज अ बटन यूज कर सकते हो इनपुट टाइप इमेज की मदद से। क्लियर है? आई गेस क्लियर होगा, हैंडल्स कर दीजिए सब लोग जिनको क्लियर हो गया। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, इनपुट टाइप इमेज से हम लोग एक इमेज की मदद से बटन बनाते हैं, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप नंबर। क्या काम करता है, कौन बता पाएगा? देख लेते हैं एक बार, किसके अंदर इतना नॉलेज आ गया है कि वो बता पाए इनपुट टाइप नंबर से हम लोग क्या करते हैं, बताइए। इनपुट टाइप नंबर से हम लोग क्या करते हैं? फोन नंबर, ओके। नंबर सिलेक्शन, ओके। नंबर बटन, टेकिंग ओनली नंबर, यस। आई वाज लुकिंग फॉर दिस आंसर ओनली। थैंक यू उज्जवल जी। टेकिंग ओनली नंबर, ये आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। ठीक है, इनपुट टाइप नंबर के अंदर आप लोग कोई लेटर कोई अल्फाबेट टाइप नहीं कर सकते, उसमें जस्ट नंबर ही चलता है। ठीक है, ई अगर लिखा है, दीपक जी ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, फॉर नंबर ओनली, एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल, यस। ठीक है, बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत, एक आपके लिए जोर से ताली में बजाना चाहूंगा। ठीक है,
इनपुट टाइप नंबर के अंदर हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बट कोई अल्फाबेट्स हम लोग नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उसके अंदर एक ही अल्फाबेट चलता है, वो है ई। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, वो एक नंबर का ही फॉर्मेट होता है, अलग तरह से मैथ्स के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए इनपुट टाइप नंबर के अंदर हम लोग नंबर और ई लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन करे, ये वाला पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि एचटीएमएल के बेसिक्स सबको नहीं पता होते, ठीक है। सबको एचटीएमएल, रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस सबको सब कुछ आता है, लेकिन बेसिक्स बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो ये क्वेश्चन आपको कोई कर सकता है इंटरव्यूअर, ठीक है, कि इनपुट टाइप नंबर के अंदर हम लोग नंबर के अलावा और कौन सा अल्फाबेट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं अगर इंटरव्यूअर होता तो मैं जरूर पूछता, ठीक है। तो ये आंसर आपको अभी पता होना चाहिए कि ई लिख सकते हैं, जस्ट ई के मतलब है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं पी टैग लिख लेता हूँ, एक और पी, देन इनपुट, सॉरी इनपुट टाइप नंबर, ये यू बार बार क्यों टाइप हो रहा है मेरे से, नंबर, ओके। फिर इनपुट कोलन नंबर, सेव करते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए इनपुट टाइप नंबर आ गया हमारे पास। इस नंबर के अंदर हम लोग कुछ लिख सकते हैं, जैसे नंबर हम लोग टाइप कर रहे हैं, ओके। इसको अगर मैं एक से बढ़ाऊं, एक से घटाऊं, तो ये काम करेगा। और इसके अंदर हम लोग नंबर के अलावा कोई अल्फाबेट टाइप नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट फॉर ई। ई लिखेंगे तो ई आ जाएगा। ई एक वैलिड नंबर है, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल हमें बताता है कि कौन सा नंबर एक्सपोनेंशियल तक जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग ई से दिखा सकते हैं। तो ई एकमात्र लेटर है जो इसमें सपोर्टेड है, बाकी कोई लेटर इसमें आप लोग नहीं लिख पाओगे। शायद सिंबल्स भी नहीं चलेगा इसमें, यस, कोई भी सिंबल आप लोग इसमें नहीं टाइप कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें ई चलता है जस्ट, समझ में आया। तो ये है इनपुट टाइप नंबर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतनी दूर अगर हम आ ही गए हैं, तो एक और चीज आपको मैं सिखा देना चाहता हूँ, वो है एक प्लेस होल्डर। क्या है वो, है एक प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। मैं एक इनपुट गूगल में ही जाता हूँ। गूगल में जाने के बाद आप लोग अगर देखो, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ओके, फेसबुक पे जाते हैं। फिर facebook.com पे मैं जाऊंगा। फेसबुक पे जाने के बाद आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये जो देखिए इनपुट के पीछे एक ग्रे कलर में लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर और पासवर्ड। मतलब क्या है, यहाँ पे मैं ईमेल लिखूंगा, यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूंगा, ठीक है। तो ये ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये जो टेक्स्ट है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं एक इनपुट टैग के अंदर, उसको हम लोग लिखते हैं एक प्लेस होल्डर की मदद से। किसकी मदद से, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट होता है हर एक इनपुट टैग के अंदर, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं अगर नंबर, इस इनपुट टैग में नंबर जो इनपुट टैग है हमारा, उसके अंदर अगर मैं एक प्लेस होल्डर ऐड करूं, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट होता है, तो उसको हम लोग जाहिर सी बात है आईडी के बाद ही लिखेंगे, ठीक है। जो लास्ट आपका एट्रीब्यूट होगा उसके बाद लिखना ही प्रेफरेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं लिखूं प्लेस होल्डर, देखिए यहाँ पे मुझे VS कोड सजेशंस दे रहा है। प्लेस होल्डर, इसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग देना पड़ता है। इस स्ट्रिंग के अंदर आप लोग जो लिखोगे, इनपुट मैं लिखता हूँ इनपुट नंबर एंड ई, ठीक है। तो इसमें नंबर एंड ई ही चलेगा। तो अगर मैं सेव करूं, तभी देखिए ये इनपुट टैग के अंदर ये आ गया है, इनपुट नंबर एंड ई। ये एक प्लेस होल्डर, इसको हम लोग बोलते हैं एक प्लेस होल्डर, ताकि कोई यूजर अगर आए आपके वेबसाइट पे तो उसको समझने में आसानी हो कि कौन सा इनपुट टैग क्या काम करता है, ठीक है। तो ये एक इनपुट टाइप है जिसमें नंबर और ई ही चलता है। तो इसमें अगर कोई यूजर टाइप करेगा तो नहीं टाइप होगा, जस्ट इनपुट होगा नंबर और ई, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस प्लेस होल्डर की मदद से बहुत सारे इनपुट टैग्स के अंदर यूज कर सकते हो, एक यूजर को दिखाने के लिए कि हाँ किसमें क्या इनपुट करना है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, एक बार हैंडल्स करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कैसे एक प्लेस होल्डर ऐड किया जाता है, बहुत ईजी है। समझ में आया कि नहीं, एक बार हैंडल्स करके मुझे बताइए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, लोअर कर दीजिए हैंड, तो सबको देखने में आसानी होगा, इसीलिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट टाइप, क्या है देख लेते हैं एक बार। इनपुट टाइप पासवर्ड क्या काम करता है, नाम से ही पता चल जा रहा होगा आपको। इनपुट टाइप पासवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, कौन बता पाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्लेस होल्डर एंड वैल्यू एट्रीब्यूट्स। वैल्यू से हम लोग एक्चुअली इनपुट का वैल्यू यूज कर, वैल्यू मतलब क्या होता है, जो आप लोग इनपुट करते हो कीबोर्ड से, वो एक वैल्यू है। बट प्लेस होल्डर एक उस वैल्यू के जगह पे आपको दिखाता है कि इसमें क्या इनपुट करना है, बताने के लिए। जस्ट वैल्यू, जस्ट जो आप लोग टाइप कर रहे हो वो एक वैल्यू ही है, बट प्लेस होल्डर उसके जगह पे दिखाने के लिए कि कौन सा वैल्यू इसमें इनपुट करना है। आइए समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको नहीं आएगा तो ट्राई कर लीजिए आप एक बार। दीपक जी ने बताया एक्सेप्ट पासवर्ड, यस। तो मैंने क्वेश्चन किया था इनपुट टाइप पासवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बताइए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पासवर्ड लगाने के लिए आप एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं पी टैग यूज करूंगा, इसमें लिखूंगा इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ इनपुट
कोलन पासवर्ड, ठीक है। इनपुट टाइप पासवर्ड, इसमें अगर मैं सेव करूंगा तो इधर देखिए एक इनपुट टाइप पासवर्ड आ गया। इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो वैल्यू, एक वैल्यू अगर आप लोग लिखोगे, एक चीज नोटिस करना, अगर आप लोग कोई वैल्यू ऐड करते हो, वैल्यू के बाद आप लोग कुछ भी अगर टाइप करो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड लिख रहा हूँ, सेव करूंगा तो ये इतना सारा वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। ये एक वैल्यू है जो आप लोग कीबोर्ड से इनपुट करते हो। ये वैल्यू आप लोग पहले से ऐड करके रख सकते हो किसी पासवर्ड के फील्ड में या फिर किसी भी इनपुट टैग में, ठीक है। तो ये जो आपने इनपुट किया, ये कीबोर्ड से भी आप लोग इनपुट करोगे तो ऐसा ही दिखाएगा, बट ये आप लोग यहाँ से भी इनपुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये गया वैल्यू। बट जिसका क्वेश्चन था तो मैं वो क्लियर कर दूं। अभी प्लेस होल्डर में अगर ऐड करूं, प्लेस होल्डर आप लोग अगर लिखो एंटर योर पासवर्ड, तो ये हुआ एक हमारा प्लेस होल्डर। आई गेस समझ में आया होगा, ठीक है। तो इनपुट टाइप एक वैल्यू अलग है, एक पासवर्ड अलग है। वैल्यू जो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, प्लेस होल्डर उस वैल्यू के जगह पे दिखाने के लिए कि इसमें कौन सा वैल्यू देना है। समझ में आया? क्वेश्चन किया था किसने? उज्जवल जी, समझ में आ गया आई गेस, ठीक है। आप लोग ओके लिख दो, उज्जवल जी अगर समझ में आ गया तो ओके लिख दीजिए, ठीक है। ओके चलिए, देन फिर कंटिन्यू करें। तो इनपुट टाइप पासवर्ड बहुत इजी है, तो मैं ये ज्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा प्रीवियस क्लास हुआ था। आज हम लोग देखेंगे इनपुट टाइप रेडियो। ये रेडियो आप लोग जो गाना सुनने के लिए यूज करते हो, ये वो वाला रेडियो नहीं है, ये कुछ अलग रेडियो है। ये क्या काम करता है चलिए देखते हैं। इनपुट टाइप रेडियो आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखा होगा, एक बार देख लेते हैं। अगर आपको एक फॉर्म का एग्जाम्पल दूं, HTML फॉर्म रेडियो एग्जाम्पल, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो बटन आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? ये बटन की तरह काम आता है, बट ये एक इनपुट टाइप है, ठीक है। मैं इमेजेस में जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनपुट टाइप रेडियो रेडियो रेडियो, सबसे इजी चीज है जहां पे आप लोग जेंडर सिलेक्ट करते हो, ठीक है। कहाँ है ये? जेंडर का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, देख लें कहाँ है ये वाला। ये जो आप लोग इमेज देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, देखना एक बार कहाँ गया, कहाँ गया, एक सेकंड ढूंढना पड़ेगा फिर से। ओके मैं जूम इन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखने को नहीं मिल रहा होगा, तो थोड़ा जूम इन करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे दो इनपुट टाइप है, सॉरी एक इनपुट टाइप है जिसमें मेल और फीमेल सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो आप लोगों ने ऐसी चीजें बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखी होंगी, हाँ कि ना, एक बार मुझे लिख के बताइए। ये जो आप लोग देख रहे हो मेल फीमेल, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। ये चीजें आप लोगों ने बहुत जगह देखी होंगी, हाँ कि ना, एक बार मुझे बताइए, ठीक है। OMR शीट, यस OMR शीट का भी एग्जांपल ले सकते थे। बट सिंपल चीज है जहां पे आप लोग जेंडर सिलेक्ट करते हो कोई भी, ठीक है, ये हर जगह यूज किया जाता है जेंडर सिलेक्शन, ठीक है। उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? उसको हम लोग यूज करते हैं इस रेडियो इनपुट टाइप को, ठीक है। ये एक इनपुट टैग है, ठीक है, जिसमें हम लोग रेडियो अगर टाइप लिखे तो वो एक एज अ बटन की तरह, रेडियो बटन की तरह काम आता है। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे मैं लिखूंगा P इनपुट टाइप रेडियो। इसको रेडियो क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट रेडियो इसका नाम है, ठीक है। इनपुट लिखूंगा कोलन रेडियो, अगर मैं टाइप करूं तो आपके सामने ऐसा एक इनपुट टैग आ जाएगा, ठीक है, रेडियो। इसको अगर मैं सेव करूं तो आप लोग नोटिस करो इनपुट टाइप रेडियो के नीचे एक छोटा सा गोला टाइप का बन रहा है जो कि OMR शीट की तरह दिखता है। तो अभी अगर इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है, ये एक रेडियो बटन है। तो ऐसी चीजें आप लोग बना सकते हो। जैसे मैं अगर मेल फीमेल की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने की बात करता, मतलब बनाने की कोशिश करता हूँ मेल। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है मेल। फिर इसके नीचे आप लोग एक और इनपुट टाइप रेडियो बनाओ, रेडियो, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखो फीमेल, सेव करते हैं, देखिए तो मेल और फीमेल। अभी आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे दोनों इनपुट टाइप से सिलेक्ट हो रहे हैं। क्यों सिलेक्ट हो रहा है? क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है HTML की इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है कि दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों में से अगर एक को सिलेक्ट ही करना है आपको, तो आपके इस इनपुट टैग के अंदर दोनों के लिए आपको सेम आईडी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। ये जो आईडी एट्रीब्यूट आप लोग देख रहे हो, ये एक बहुत यूनिक टाइप का एक आईडी लेता है जो कि डिफरेंशिएट करने में मदद करता है हर एक टैग के अंदर। तो इसमें अगर मैं लिखूं कि जेंडर, ठीक है, आईडी में लिख रहा हूँ जेंडर, और इस आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी मैं लिख रहा हूँ जेंडर, सेम आईडी। देखते हैं अभी दोनों सिलेक्ट होता है कि नहीं, ये और ये अभी भी दोनों सिलेक्ट हो रहा है। एक सेकंड, आईडी मदद से करते हैं या फिर नेम की मदद से करते हैं? एक सेकंड मैं देख लेता हूँ एक और बार। आई गेस नेम से करते हैं, मुझे को ठीक से याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ नेम से करते हैं, ठीक है, आईडी से नहीं, हम लोग इसको नेम से, नेम की मदद से करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो यूनिक एट्रीब्यूट देखने को मिल रहा था पहले, ये नेम, ठीक है। ये नेम रेडियो इनपुट टाइप में एक अलग से काम करता है। किस काम आता है? आप लोग अगर नेम के अंदर सेम नेम दोनों में ही प्रोवाइड करो, तभी HTML समझेगा कि इन दोनों रेडियो बटन में से एक ही को सिलेक्ट करना है हमेशा,
ठीक है, तो इस पे देखिए नेम में मैंने जेंडर लिखा है, इसमें भी नेम में मैंने जेंडर लिखा है सेम। अगर इसमें से कुछ भी मैं अगर थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर दूं तो अभी देखिए दोनों को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को दोनों सेम नेम्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि HTML को समझ में आए कि इन दोनों में से जस्ट एक को ही सिलेक्ट करना है हमेशा। जैसे मैं अभी अगर इस पे क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, अगर इस पे क्लिक करूं तो ये ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अभी आपको पता है कि ऐसे कैसे बनाना है, इसको कैसे बनाना है, समझ में आया? हैंड रेस कीजिए या फिर चैट बॉक्स में मुझे बताइए, समझ में आ गया होगा आई गेस। बताइए एक बार, चैट बॉक्स ओपन है। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो में नेम आपको सेम देना है, देने के बाद आप लोग कोई भी एक को हमेशा सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये है एक इनपुट टाइप रेडियो जहां जो आप जिसका मदद से आप लोग जेंडर सिलेक्शन या फिर ऐसे कुछ चीजें अलग से बना सकते हो, जस्ट सिंपल एज दैट। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनपुट टाइप रेंज। ये किस काम आता है? इनपुट टाइप रेंज आप लोगों ने बहुत जगह ऐसी चीजें देखी होंगी, तो मैं एक बार दिखा दूं फिर आपको समझ में आए। इनपुट टाइप रेंज, ठीक है, तो मैं इधर नीचे लिखूंगा इनपुट रेंज, सेव करूं तो ये आ गया इनपुट टाइप रेंज। सेव करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आया हमारी वेबसाइट में। आपको देखने को मिल रहा है एक रेंज सिलेक्टर, ये इसको आप लोगों ने कहां कहां देखा है, कौन बता पाएगा? ये चीज इसको आप लोगों ने कहां कहां देखा है, एक बार देखते हैं किसने क्या देखा है। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग मुझे बताओ इस चीज को आप लोगों ने कहां कहां देखा है, रेंज सिलेक्टर। देखते हैं। वॉल्यूम बटन, म्यूजिक प्लेयर, वॉइस अप एंड डाउन, यस। इंस्टाग्राम, यस। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कहां कहां देखा है? वॉइस सॉरी वॉल्यूम के लिए आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। फिर वीडियो सीक करने के लिए, मतलब वीडियो को ऊपर नीचे करने के लिए, सॉरी आगे पीछे करने के लिए हम लोग उस रेंज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक रेंज, इनपुट टाइप रेंज। इसके मदद से आप लोग कोई भी मतलब रेंज के लिए कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या फीचर आप लोग बना सकते हो। इसमें एक मिन मैक्स का वैल्यू होता है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। एक अलग से एट्रीब्यूट आप लोग दे सकते हो जिसमें आप लोग बता सकते हो कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा, तो वो बाद में कभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये है इनपुट टाइप रेंज। अभी देख लीजिए, बाद में जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में सब लोग चर्चा करेंगे बाद में। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास है इनपुट टाइप रीसेट। इनपुट टाइप रीसेट और इनपुट टाइप सबमिट, ये दो मैं अभी बता देता हूँ, ये दो बटन है। ठीक है, ये दो एज अ बटन काम करता है। अगर आप लोग इसको यूज करोगे, इनपुट टाइप रीसेट और इनपुट टाइप सबमिट, ये दोनों एज अ बटन काम आता है। ठीक है, ये दोनों का काम मतलब जब आप लोग फॉर्म बना, फॉर्म में इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट ये दोनों होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बहुत सारे लेंदी फॉर्म्स होते हैं हमारे पास। जैसे सोचिए ये एक बड़ा सा फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर आप लोगों ने सबमिट मतलब कुछ टाइप किया है, टाइप करने के बाद आपका मन हुआ कि मुझे अभी ये सबमिट नहीं करना या फिर मुझे कुछ और सबमिट करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे नीचे एक रीसेट नाम का बटन होता है। रीसेट बटन, रीसेट बटन किसने देखा है एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए। रीसेट बटन किस किस को याद है, देखते हैं एक बार। ठीक है, उस रीसेट बटन को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं? उस रीसेट बटन का एक ही काम होता है, मतलब उसमें अगर क्लिक करो आप, पूरा फॉर्म क्लियर हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको कोई जावास्क्रिप्ट अलग से लिखने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको कोई अलग से फंक्शनलिटी बनाने की जरूरत नहीं। उसको आप लोग फॉर्म के साथ ऐसे ही यूज करोगे, वैसे ही काम करेगा। ठीक है, ये फिर से बता दो कौन सा वाला, रेंज या फिर इनपुट टाइप, कौन सा वाला बताया मैंने? रीसेट। अतुल जी, कौन सा वाला, रीसेट? ओके, रीसेट कहाँ देखा है आपने? मैं एक बार दिखा देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर्म रीसेट एग्जाम्पल, फॉर्म रीसेट एग्जाम्पल, या फिर मैं एक फॉर्म ही बना लेता हूँ, आपको और इजी होगा समझने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म टैग यूज करूंगा। ये फॉर्म टैग के अंदर ही ये रीसेट ज्यादा अच्छे से काम आता है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इनपुट टैग लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, और एक इनपुट टैग लेता हूँ टेक्स्ट, तीन चार ऐसे इनपुट टैग्स में लेता हूँ। लेने के बाद एकदम नीचे मैं इनपुट टाइप रीसेट यूज करता हूँ, इनपुट टाइप रीसेट, सेव करूंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 5 मुझे दिखा रहा है, 5 इनपुट टाइप टेक्स्ट है और इसके साथ एक बटन है। इसके अंदर मुझे एक वैल्यू देना पड़ेगा, रीसेट में देता हूँ, सेव करूंगा, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं अगर इस किसी भी ये जो 5 मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया है इस फॉर्म टैग के अंदर, इसके अंदर जाके अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, देखते हैं, कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टाइप करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये सबमिट नहीं करना, मुझे ये रीसेट करना है। कैसे करूंगा?
मैं इस पर क्लिक करूंगी, ये ऑटोमेटिकली क्लियर आउट हो जाएगा। देखिए फिर से मैं करता हूँ, कुछ भी मैं टाइप करूंगा, करने के बाद ये रीसेट बटन पे आप लोग क्लिक करो, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट कुछ अलग से कुछ भी नहीं लिखा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये फॉर्म पूरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक रीसेट बटन। ठीक है अतुल जी, समझ में आ गया आई गेस? ओके, रीसेट मतलब पूरा फॉर्म एक बार में क्लियर कर दो, इसका ही मतलब है रीसेट। समझ में आ गया? तो इसको ही बोलते हैं हम लोग रीसेट। ठीक है, यही है बस। ओके, सारा जी बोल रहे हैं कुछ? सर बोलिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक सबमिट बटन, वो सेम ही होता है। सबमिट बटन का काम मैं बता दूं, उसको देखने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए, बट सबमिट बटन का काम होता है फॉर्म को सबमिट करना, जो हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया था। ठीक है, सबमिट बटन का मतलब एक ही होता है कि आप लोग किसी भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, बस, उसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये तो हमने देख लिया। लास्ट में है इनपुट टाइप यूआरएल। इनपुट टाइप यूआरएल का काम हम लोग फॉर्म टैग में देखेंगे। अभी हमने फॉर्म टैग अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, इसके नेक्स्ट में ही फॉर्म टैग है। तो फॉर्म टैग के अंदर हम लोग इनपुट टाइप यूआरएल, इनपुट टाइप ईमेल, ये सब देखेंगे। सर ये आपने अभी इनपुट टैग को 5 टाइम लिखा, रिपीटेडली लिखने के लिए कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ, शॉर्टकट है विंडोज में शायद ऑल्ट और शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो अगर क्लिक करो, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, उसको अगर क्लिक करोगे, जितनी बार आप लोग ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो क्लिक करते जाओगे, हर एक टैग रेप्लिकेट होता होता जाता है। ठीक है, वो मतलब क्लोन करता रहता है अपने आप को। और मैक के लिए है वो शायद ऑप्शन शिफ्ट और डाउन एरो, ठीक है, जो मैंने यूज किया अभी। बट विंडोज में ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, इसको यूज करो। कोई भी टैग के ऐसे क्लिक करके उसमें अगर ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो क्लिक करो, ये रेप्लिकेट होगा ऐसे। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो मैंने जैसे बताया कि ईमेल, इनपुट टाइप यूआरएल, इनपुट टाइप ईमेल, ये सब हम लोग फॉर्म टैग के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्म टैग को स्टार्ट करते हैं। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट इनटू नंबर टैब भी हो जाता। अच्छा, इनपुट टाइप टेक्स्ट इनटू नंबर, हाँ, ये भी कर सकते थे आप। इनटू नंबर ऐसे भी होता है क्या, देख लेते हैं। मतलब टेक्स्ट इनटू नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट इनटू नंबर टैब भी हो जाता। समझ में नहीं आया गौरव जी, एक और बार। ये क्या शॉर्टकट की बात कर रहे हो आप? ओ अच्छा अच्छा, कितने टाइम्स आप अपने इनपुट टैग को अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तो मैं लिखता हूँ इनपुट इनटू, अगर मैं 4 लिखूं तो ये 4 बार मुझे इनपुट टैग देगा। ये VS कोड का एक और शॉर्टकट है, थैंक यू। ठीक है, ये मुझे पता था, बट ये रेप्लिकेट करने की बात कर रहे थे सारा जी, तो मैंने ऐसे बता दिया कैसे इसको एक एक बार में रेप्लिकेट करना है। ठीक है, तो आपको कोई भी टैग का बाद अगर आप लोग इनटू देके कोई नंबर लिखते हो तो उतने टाइम्स वो रेप्लिकेट कर देता है VS कोड। थैंक यू गौरव जी, और वेरी वेरी थैंक यू। ओके, कंटिन्यू करते हैं फिर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है, देखते हैं एक बार, फॉर्म टैग। यस, नेक्स्ट हमारे पास है एक फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्यों काम आता है? सिंपल, इसका नाम ही है फॉर्म, तो ये किस काम आएगा? फॉर्म बनाने के लिए काम में आता है। फॉर्म टैग के कुछ अलग से फंक्शनैलिटीज रहते हैं, उसी की वजह से हम लोग ईमेल और यूआरएल, जो इनपुट टैग हमने पढ़ा नहीं, उसको हम लोग इसके अंदर जाके पढ़ेंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करें फिर। फॉर्म टैग के अंदर कुछ अलग से फंक्शनैलिटीज बिल्ट इन होते हैं, जो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, जो हमें मदद करते हैं। HTML जो हमें मदद करता है इनपुट को वैलिडेट करने के लिए। मतलब सपोज आप लोगों ने एक इनपुट टाइप बनाया, ठीक है, आपने एक इनपुट टैग बनाया यहाँ पे, जिसके अंदर आप लोग चाहते हो कि जो यूजर हो वो सिर्फ ईमेल ही इनपुट करे। अच्छे से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ऐसा इनपुट टाइप बनाया जिसके अंदर आपको चाहिए कि यूजर बस ईमेल ही इनपुट करे, जिसमें मेरा जो ईमेल होगा वो मैं टाइप करता हूँ, ठीक है, ऐसे ईमेल ही टाइप करे। अगर गलती से वो यूजर क्या करा, उसने क्या किया, जस्ट ईमेल के @ के बाद उसने कुछ रिमूव कर दिया या फिर कुछ लिखा ही नहीं, तो ये क्या एक वैलिड ईमेल है? oindil@.com, ये क्या कोई वैलिड यूआरएल या फिर ईमेल है? एक बार मुझे बताइए, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मुझे बताइए, पहले बताइए आप लोग। ठीक है, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोगों से कोई यूजर बोले कि आप लोग अगर चाहते हो कि एक इनपुट टाइप होगा एक अपने वेबसाइट में, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग चाहते हो कि जस्ट यूजर ईमेल ही इनपुट करे, मतलब उसके अंदर बस ईमेल ही चाहते हो आप लोग, उसमें अगर कोई यूजर कुछ और टाइप करके सबमिट करने की कोशिश करे तो वो सबमिट ना हो। आप लोगों ने ऐसी चीजें बहुत जगह देखी होंगी। जैसे मैं मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे काम करता है। तो अगर मैं सर्च करूं, कहाँ देखा होगा आप लोगों ने ये चीज, कोई साइन अप बॉक्स अगर मैं ट्राई करूं, देखते हैं, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। फेसबुक में ही अगर ये शायद इनपुट किया होगा,
ये शायद बना हुआ होगा, देखते हैं। क्रिएट अ पेज नहीं, मुझे साइन अप करना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। इसके अंदर अगर मैं कोशिश करूं कि इसके अंदर कुछ टाइप किया मैंने, टाइप करने के बाद अगर मैं साइन अप करने की कोशिश करूं, इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूं, इस नाम से कोई फेसबुक अकाउंट ना बन जाए, ये गलत हो जाएगा फिर। कुछ डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर पासवर्ड दे देता हूं मैं। अगर मैं साइन अप करने की कोशिश करूं, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेल साइन अप करूं, तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है मुझे, फेसबुक के अंदर मुझे एक एरर मिल रहा है, क्या, प्लीज एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल। देखिए मैं साइन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एरर दे रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल। ये चीज आपने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं, देखते हैं किसने किसने नोटिस किया है, हैंडल्स करके मुझे बताइए या फिर चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो नोटिस किया ही होगा कि आपने ईमेल की जगह कुछ अलग से कुछ इनपुट कर दिया, सबमिट करने की कोशिश कर रहे हो, वो सबमिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये वैलिडेटेड है, इसको बोलते हैं वैलिडेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन या फिर फॉर्म वैलिडेशन। मतलब इन इसके अंदर हमें ये फॉर्म क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके अंदर हमें देना है जस्ट एक ईमेल, ठीक है। ईमेल अगर मैं प्रोवाइड करूं, ठीक है, ईमेल अगर मैं प्रोवाइड करूं तो ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ और अगर मैं दे मतलब फिलअप करके अगर मैं सबमिट करने की कोशिश करूं तो ये सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो एक वैलिड ईमेल नहीं है, क्योंकि ईमेल का एक फॉर्मेट होता है अलग से। तो उस फॉर्मेट को हमें चेक करने के लिए फ्रंट एंड में फॉर्म टैग के अंदर हम लोग ऐसे वैलिडेशंस कर सकते हैं, ताकि किसी यूजर को कोई प्रॉब्लम आए तो वो वहीं पे दिख जाए कि आपने ईमेल नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म टैग के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो हमें इन चीजों में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म टैग देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को जो मैंने पहले बनाया, ये तो रिकैप हो गया हमारा, रिकैप और थोड़े बहुत कोड्स हमने कर लिया, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट का मतलब है वो कोड आपके स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, बट आपने इसको लिख के रखा होगा। जैसे मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, ये कमेंट आउट हो गया। इसको कमेंट आउट करने का शॉर्टकट है, आपको मैं बता देता हूँ, मैं फिर से करता हूँ। आपको सिलेक्ट करना है जो कोड आपको कमेंट करना है। कमेंट करने का मतलब है वो कोड इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट आउट करने का मतलब है वो कोड आपका इग्नोर हो जाएगा, वो आपके स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो आपको जो कोड कमेंट आउट करना है, मुझे ये पी टैग से एकदम एंड में जो यहां तक मैंने जो किया है उसको मैं कमेंट आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको करने के बाद मैं कंट्रोल प्रेस करके जो फॉरवर्ड स्लैश या फिर स्लैश बोलते हैं जिसको, उसको अगर मैं क्लिक करूं तो ये कमेंट आउट कर देगा ऑटोमेटिकली मुझे। स्लैश मतलब कौन सा वाला सिंबल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला सिंबल आप लोग अगर देख पा रहे हो, ये कंट्रोल प्रेस करके आप लोग कहीं भी HTML के अंदर कहीं भी जाके कंट्रोल प्रेस करके आप लोग अगर वो स्लैश की प्रेस करते हो तो आपका कोड कमेंट आउट हो जाता है या फिर अनकमेंट हो जाता है। तो मैंने वही किया, मैंने कमेंट आउट कर दिया। अगर मैं इसको सेव करूं, कोड मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, मतलब इसके अंदर मुझे आउटपुट नहीं दिखेगा, बट कोड मेरा लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं कमेंट आउट करना, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, कंट्रोल और स्लैश को प्लेस करके। समझ में आया? क्या क्लिक करना है, CTRL या फिर कंट्रोल प्लस या फिर कंट्रोल के बाद हमें ये वाला की प्रेस करना है, तो हमें ये फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। कोड को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल करके स्लैश प्रेस कीजिए, कमेंट आउट कर देगा कोड आपका। ओके, क्लियर? समझ में आया? एक बार देख लेते हैं, समझ में आ गया कमेंट आउट कैसे करना है? ये चीज जरूरी रहता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोड में, मतलब किसी सेक्शन को अगर आपको कमेंट आउट करना है, उसके लिए आप लोग ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से कैसे करेंगे, ओके, दोबारा सही कैसे करेंगे, उसको फिर से सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल स्लैश प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं पूरा जितना जितना कमेंट आउट किया है मैंने, फिर से मैं कमांड सॉरी कंट्रोल और स्लैश प्रेस करूंगा, ये ऑटोमेटिकली अनकमेंट कर देगा, कमेंट अनकमेंट कमेंट अनकमेंट, ठीक है। यही है शॉर्टकट, क्लियर? ऑलराइट। तो इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि ऊपर और भी बहुत सारे कोड्स थे, मैं उसको दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग से फॉर्म टैग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर्म टैग हम लोग देख रहे थे, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म टैग बनाने के लिए लिखूंगा FORM फॉर्म, एंटर। फॉर्म लिखने के बाद आपको एक एक्शन एट्रीब्यूट मिलेगा। ये एक्शन एट्रीब्यूट हमें अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है, इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्शन को आप लोग रिमूव कर दो और ये बस फॉर्म टैग को रहने दो। इसके अंदर आप लोग कुछ इनपुट टैग्स बनाओ। जैसे हम लोगों ने कौन सा वाला टैग अभी तक नहीं देखा है, हमने इनपुट टाइप ईमेल को अभी तक डिस्कवर नहीं किया, ये वाला। तो इसको हम लोग बनाते हैं, चलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे इनपुट ईमेल कोलन ईमेल। तो इसके साथ क्या होगा, एक इनपुट टाइप ईमेल आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे एक इनपुट टाइप ईमेल आ गया है।
ठीक है, ये सेम दिखता है टेक्स्ट की तरह, इनपुट टाइप टेक्स्ट जैसा दिखता होगा ये वैसा ही दिखता है। ठीक है, इसके अंदर आप लोग एक प्लेस होल्डर ऐड कर दो और आसानी होगा कि एंटर योर ईमेल, सेव इट, ये आ गया आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है, इसके अंदर आप लोग टाइप कीजिए, ईमेल देने की कोशिश कीजिए। देन इसके बाद आप लोग एक और चीज करो, इस ईमेल इनपुट टैग के नीचे एक इनपुट टाइप सबमिट बनाओ, इनपुट कोलन सबमिट। ठीक है, इस सबमिट के अंदर आप लोग अगर सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये एक बटन आ गया हमारा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं वैल्यू के अंदर सबमिट, सबमिट ईमेल, सेव करते हैं, ये आ गया हमारा सबमिट ईमेल। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस इनपुट टाइप के अंदर हम लोग कुछ ईमेल के अलावा कुछ देने की ट्राई करते हैं। चलिए मैं कुछ और ऐसे ही हड्डा बड्डा ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कुछ भी लिखो, लिखने के बाद जो ईमेल ना हो वैसा कुछ लिखने की कोशिश करो, लिखने के बाद आप सबमिट करो, सबमिट करने की कोशिश करो। क्या दिखा रहा है आप मुझे बताओ। अगर आपको ये चीज दिख रहा है मतलब आपका इनपुट टाइप वैलिडेटेड है। ठीक है, ये फॉर्म टैग के अंदर ही चलता है, बाहर नहीं चलेगा। ठीक है, आप इसको सबमिट करने की कोशिश कीजिए, ये सबमिट नहीं होगा। जैसे आप लोगों को फेसबुक में देखने को मिल रहा था, देखिए यहाँ पे जो ये मुझे बता रहा है, आप लोगों को ये सेम ऐसे ही दिखेगा, थोड़ा यूआई डिफरेंट हो सकता है, बट आपको ऑटोमेटिकली ये देखने को मिलेगा ब्राउजर के अंदर। जो ईमेल आपने दिया ये एक वैलिड ईमेल नहीं है, वो आपको बता देगा। जैसे प्लीज इंक्लूड, मैं फिर से करता हूँ, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, मतलब ये मुझे बता दे रहा है कि आपको ईमेल एड्रेस के अंदर एक एट द रेट साइन ऐड करना पड़ेगा, वरना ये सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक एट द रेट देता हूँ। अभी मैं अगर सबमिट करूँ फिर से मुझे एरर दे रहा है, क्या, प्लीज एंटर अ फॉलोइंग पार्ट एट द रेट। ठीक है, मतलब इस एट द रेट के बाद भी कुछ मुझे देना पड़ता है। जैसा आपको पता है gmail.com, outlook.com ऐसा कुछ आप लोग देते हो। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ gmail.com, अभी मैं सबमिट करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा, देखिए सबमिट हो गया। ठीक है, इसके अंदर फिर से कुछ और लिखो। ठीक है, इसके अंदर लिखने के बाद सबमिट करो, फिर से एरर देगा। ये है एक वैलिडेशन, इसको क्या बोलते हैं, वैलिडेशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे बताइए। फॉर्म टैग में जस्ट इनपुट टाइप को रैप कर दीजिए, बस वही काम है आपका। बाकी वैलिडेशन आपका फ्रंट एंड एचटीएमएल संभाल लेगा ऑटोमेटिकली। समझ में आया कि नहीं, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। सर क्वेश्चन है, हाँ बोलिए पवन जी। फॉर्म के अंदर सारे इनपुट फील्ड रख सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली सारे इनपुट टैग जो मैंने दिखाया सब आप लोग फॉर्म के अंदर रख सकते हो। वन मोर टाइम वैलिडेशन प्लीज सर, हाँ ऑब्वियसली दिखाऊंगा। जो जस्ट एक सेकंड, और भी कोई कुछ बोल रहा है, एक सेकंड देख लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर से। सॉरी सर, आप ये सारे कोड आज पीडीएफ के फॉर्म में सेंड करोगे? पूरा कोड आपको देखने को मिल जाएगा, जो जो कोड मैंने आज किया है, कोड मिलेगा उसके साथ पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, सो आप लोग वहां से देख सकते हो। पवन जी बोलिए क्या क्वेश्चन है, आप लिखते रहो, तब तक मैं थोड़ा बहुत रिकैप कर दूं क्या किया मैंने। मैंने जस्ट एक फॉर्म टैग बनाया, उसके अंदर मैंने इनपुट टाइप्स या फिर इनपुट टैग लिखा है। ठीक है, एक इनपुट टैग क्या है, एक है टाइप ईमेल और एक है टाइप हमारा सबमिट। ठीक है, तो ये सबमिट क्या करता है, सबमिट हमें हेल्प करता है एक फॉर्म को सबमिट करने के लिए, जैसे हमें पता है। लेकिन इनपुट टाइप ईमेल, जब आप लोग इसको फॉर्म टैग में के अंदर रैप करके रखोगे या फिर फॉर्म टैग के अंदर इसको बनाओगे, इसके अंदर कुछ अलग से शक्तियां आ जाती हैं। जैसे इनपुट टाइप ईमेल के अंदर आप लोग कुछ गलत शलत इनपुट टाइप ईमेल के अंदर आप लोग कुछ अलग से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ईमेल के अलावा अगर आप लोग ईमेल के अलावा कुछ लिख के सबमिट करने की कोशिश करोगे तो वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है सर, बाय डिफॉल्ट ये डेटा गेट मेथड को सपोर्ट करता है, तो सर यूआरएल पर दिखना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये गेट मेथड सपोर्ट करता है, बट सबमिट करने के बाद वो हमेशा मतलब दिखाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी वो पोस्ट में भी चला जाता है, बट अगर आपको वो गेट में आपको वो देखना है तो शायद यहाँ पे आपको मेथड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर लिखूं गेट, ठीक है, तो अभी अगर देखते हैं ये सबमिट होता है कि नहीं। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो ये सबके लिए नहीं है, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। अरे डॉट कॉम, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेरी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई डेटा मुझे दिखा नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पे नेम या फिर आईडी मैंने कुछ प्रोवाइड किया नहीं है। ठीक है, ये खाली होता है तो शायद नहीं चलता, देखते हैं एक बार। ईमेल लिख देता हूँ मैं, आईडी भी दे देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अभी मैं ट्राई करता हूँ सबमिट करने का। कुछ ईमेल लिखता हूँ, .com सबमिट। अभी देखिए ये मुझे गेट में दिखा रहा है, दिख रहा है।
ये, ठीक है, ये गेट मेथड है। समझ में आया सोम जी? नेम और आईडी आपको चाहिए, नहीं तो वो की वैल्यू पेयर में जाता है, इसलिए वो नहीं दिखाता। ओके, तो जिसका क्वेश्चन था वो लीव कर चुका है, तो डोंट वरी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं जैसे बता रहा था, अतुल जी को मैं बता दूं, मैंने अभी तक क्या किया, मैंने जस्ट एक इनपुट टाइप बनाया, सॉरी एक फॉर्म टैग बनाया मैंने। देखिए, ये एक फॉर्म टैग है, ठीक है। इस फॉर्म टैग के अंदर आपको, ये इग्नोर करो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इस फॉर्म टैग के अंदर आपको एक इनपुट टैग देखने को मिल रहा है जिसमें इनपुट टाइप है ईमेल, ठीक है। इस ईमेल के बाद मैंने एक इनपुट टाइप बनाया है सबमिट। ये क्या करता है, ये जस्ट फॉर्म को सबमिट करने में मदद करता है और कुछ नहीं। तो ईमेल इनपुट टैग आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे आप लोगों को वैलिडेशन प्रोवाइड कर रहा है। वैलिडेशन मतलब अगर आप लोग ईमेल की जगह कुछ भी टाइप करके सबमिट करने की कोशिश करो, तो ये ब्राउजर समझ जाएगा कि ये एक ईमेल नहीं है, तो ये सबमिट करने को मना करेगा या फिर सबमिट करने ही नहीं देगा हमें। तो अगर इसमें आप लोग एक वैलिड ईमेल का सिंटैक्स लिखते हो, ठीक है, सिंटैक्स मतलब ईमेल जैसा दिखता है वैसा अगर लिख के सबमिट करने की कोशिश करो, तभी ये सबमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये एक फ्रंट एंड वैलिडेशन है ईमेल के लिए कि आपका ईमेल सही है कि गलत है, बस वही, ठीक है। समझ में आया अतुल जी? आप अगर हो तो एक बार मुझे बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, इनपुट टाइप ईमेल यही काम करता है। तो लास्ट है एक और इनपुट टाइप है जो कि यूआरएल, ये हमारा छूट रहा था पिछले टॉपिक से, ये वाला इनपुट टाइप यूआरएल। तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको भी फॉर्म टैग के अंदर ही यूज करना पड़ता है ताकि इसका वैलिडेशन हमें दिखे। इसमें भी कुछ अलग से वैलिडेशन होते हैं, जैसे मैं अगर इसको रिमूव कर दूं या फिर कमेंट आउट कर देता हूं, इसको करने के बाद मैं लिखता हूं इनपुट टाइप यूआरएल, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं सेव करता हूं। इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सबमिट यूआरएल, यूआरएल आपको देखने को कैसे मिलता है, मतलब यूआरएल कैसे कैसा दिखता है। आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाओ, जाने के बाद आपको एक यूआरएल दिखने को मिलता है, ये वाला। यूआरएल का फुल फॉर्म किसी को पता है, एनीबॉडी? यूआरएल का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या होता है, यूआरएल का मतलब क्या होता है, वो मैं देख लूं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। यूआरएल फुल फॉर्म क्या होता है? यस उज्जवल जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है, जैसे आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाओ, उसका एक यूआरएल होता है। यूआरएल मतलब, यूआरएल एक डोमेन नेम सिस्टम है जिसके अंदर आपको एक कुछ टेक्स्ट देखने को मिलता है जो कि एक अलग से डोमेन पे या फिर एक अलग से सर्वर पे आपको वो लोकेट करके देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूआरएल। एक नाम की तरह होता है जो हमें हेल्प करता है हर एक वेबसाइट को पहचानने में, जस्ट ऐसे ही समझो, ठीक है। तो उस यूआरएल का एक फॉर्मेट होता है। जैसे इस यूआरएल को अगर फॉर्मेटिंग में समझाऊं, तो मैं इसको कॉपी करके थोड़ा इलस्ट्रेट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस यूआरएल को अगर आप लोग थोड़ा देखने की कोशिश करो, इसमें इसको रिमूव कर देता हूं मैं, इसको देखो, इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं। ये https:// ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है आपका एक मतलब ये एक सिक्योर कनेक्शन के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, जिसको देख के ब्राउजर समझता है कि इसमें सिक्योर सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसको आप लोग जब बाद में नेटवर्क पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये एक पार्ट है, और उसके बाद हमारा www एक पार्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब डॉट फेसबुक, ये एक डोमेन नेम है, ठीक है। फेसबुक का जो डोमेन होता है उसका नाम है, और .com ये एक मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। .com उसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, मुझे भी याद नहीं आ रहा, एक बार कोई बता सकता है .com को हम लोग क्या बोलते हैं? facebook.com, इसको तो एक साथ में ही हम लोग यूआरएल बोलते हैं शायद। डोमेन का, हाँ डोमेन तो ऑब्वियसली बोलते हैं। डोमेन का एक, उसका एक नाम होता है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन नहीं बोलते उसको, कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। कमर्शियल, हाँ कमर्शियल, ऑब्वियसली .com का कमर्शियल ही होता है। उसका एक नाम होता है, मतलब .com .in .site, इसको क्या बोलते हैं मेरे को भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी है डोमेन ही बोलते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं डोमेन के हिसाब से, ठीक है। सर टाइम हो गया अब, हाँ। तो डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस डोमेन का एक मतलब पूरा यूआरएल का एक फॉर्मेट होता है, https://www.facebook.com, ये पूरा एक यूआरएल है। इसको भी हम लोग HTML के अंदर वैलिडेट कर सकते हैं। अगर इसमें भी अगर कुछ टाइप करके आप लोग सबमिट करने की कोशिश करो, ये सबमिट करने नहीं देगा, क्योंकि ये एक वैलिड यूआरएल नहीं है। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा आपका सर्टिफिकेट, जो कि है आपका HTTPS या फिर कुछ भी, देन .com .in जो लिखते हो, लिखने के बाद आप लोग अगर इसको सबमिट करो, ठीक है, सबमिट करोगे तभी ये सबमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ईमेल में हमने वैलिडेशन देखा, वैसे ही यहाँ पे भी हमारा वैलिडेशन प्रोवाइडेड होता है पहले से, ठीक है। तो यही है इनपुट टाइप यूआरएल, इनपुट टाइप ईमेल का एक और फीचर जो फॉर्म टैग के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है। फॉर्म टैग्स हमें यूज करना है कब, जब हमें फॉर्म बनाना है, उसके अलावा नहीं।
उसके अंदर आप लोग कुछ भी इनपुट टैग्स यूज करो, उसको ये ऑटोमेटिकली वैलिडेट करके देता है, जैसे इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप यूआरएल, दोनों का एग्जांपल मैंने दिखाया। समझ में आया? तो ये था आज का टॉपिक, फॉर्म टैग और कुछ इनपुट टाइप्स। तो घर का काम काज में समझा दूं, आपको प्रैक्टिस करना है ये सारे इनपुट टाइप्स। कौन कौन करेगा एक बार हैंड रेज करके मुझे बताइए। इनपुट टाइप्स आप सबको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? मैं एक बार फिर से लोअर कर दूं, एक बार फिर से मुझे बताइए। इनपुट, सारे इनपुट टाइप्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये सबके लिए है, ठीक है? जो जो अभी तक क्लास अटेंड कर रहे हो, जो लोग क्लास कर रहे हो मेरे साथ, ये सबको करना ही है, ठीक है? सर फोन में भी हो जाएगा, हाँ फोन में जो ऐप दिया है उसमें हो जाएगा, वो एसपीसी का यूज करना, उसमें भी सब कुछ है, ठीक है? तो आपको सब कुछ प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही फॉर्म टैग के अंदर जाना है, ठीक है? फॉर्म टैग के अंदर जाने के बाद मैंने जो दो एग्जांपल दिया, कहाँ गया मेरा वीएस कोड, इन दो एग्जांपल्स में इनपुट टाइप ईमेल और इनपुट टाइप यूआरएल, इन दोनों को ट्राई करो, और एक इनपुट टाइप सबमिट ट्राई करो। ये तीनों चीजों को एक साथ ट्राई करके आप लोग खुद से देख पाओगे कि वैलिडेशन कैसे होता है, ठीक है? तो घर का कामकाज मैंने समझा दिया, ये सबको करना है। और आप लोग चाहो तो मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग मुझे सबमिट करना, ठीक है? मैं आपको चैट बॉक्स में मेरा नंबर दे रहा हूँ, 790567907756, या ठीक है? ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप लोग सब कुछ प्रैक्टिस करो। करने के बाद आपका कोड और आपका आउटपुट, ये दोनों का एग्जांपल या फिर स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो, ठीक है? ये मेरा नंबर मैंने दे दिया। अभी हमें मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ हमारे कंपनी के लिए, वो प्लेटफॉर्म अगर एक बार बन जाए तो वहां पे जाके आप लोग अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। तो वो जब बन जाएगा तब हम लोग दे देंगे। देखो मैंने नंबर दे दिया चैट बॉक्स में, आप लोग देख लो। आप लोग चाहो तो एक बार हाई भी मैसेज कर दो, मैं देख पाऊंगा कि कौन कौन है, ठीक है? तो आपको कोड प्रैक्टिस करके मुझे भेजना है, ठीक है? करना क्या है, जो जो कोड मैंने सिखाया अतुल जी, जो जो अभी तक हमने किया, उस सबको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो, ठीक है? सर ये सारे टैग वाले कोड ना, यस, ठीक है, समझ में आया? तो ये है मेरा नंबर, मैंने दे दिया, आप लोग जाके मुझे सारे कोड्स मुझे सबमिट कर सकते हो, ठीक है? सर ग्रुप बन गया है, सर ग्रुप बन गया है, ग्रुप मुझे ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। देखिए मैं एक बात बता दूं, ग्रुप में मैं ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्लासेस कराता हूँ, तो मुझे ग्रुप मैनेज करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग ग्रुप में नहीं, मुझे पर्सनली मैसेज करो तो भी मैं देख लूंगा, ठीक है? तो वो मेरे लिए बेटर है, ओके? बट आप बोले थे, मैंने ग्रुप बनाने के लिए बोला, मैंने तो नहीं बोला। मैंने बोला था आप लोग बना सकते हो अपने लिए, मैं उसमें ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको नहीं पता, मेरे व्हाट्सएप में हर दिन फ्लड आता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं ज्वाइन नहीं करता किसी भी ग्रुप को। तो मैंने काम समझा दिया, तो आप लोग मुझे काम करके मुझे बस व्हाट्सएप कर दो, मैं चेक करके सबको वैलिडेशन, मतलब मार्क्स नहीं दूंगा बट ग्रेड्स दे दूंगा कि आपका ये सही है कि गलत है। प्रैक्टिस हो जाएगा, मैं बता भी पाऊंगा कि आप लोग क्या इंप्रूव करना है, क्या करना है, सब कुछ। सर भाई जो लोगों को ऐड होना है ऐड कर दो, आपस में कुछ क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। आप लोग खुद से क्वेरी रिजॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? पवन जी बोल रहे हैं कुछ, बोलिए पवन जी। तो अभी क्यूएनए पे आते हैं, क्यूएनए मतलब बात करते हैं थोड़ा, ठीक है? जिनको कोई क्वेश्चन है एक बार हैंड रेज करके मुझे बताइए, बोलिए कोई अगर क्वेश्चन है मुझे हैंड रेज करो, सब लोग हैंड रेज करके मुझे बताओ, मैं माइक ओपन करूंगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सजेशन, कुछ भी। क्या बोल रहे हैं सब, देखते हैं एक बार। रात में करके दूंगा सर, हाँ ऑब्वियसली, नो इशू। सर किस किस फाइल टाइप में करना है, किस फाइल टाइप में करना है, स्क्रीनशॉट और चाहिए मुझे, मैं स्क्रीनशॉट करूंगा, ठीक है सर? व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक्स? नेक्स्ट टॉपिक्स बहुत सारे हैं, आप लोगों को अभी तक पता नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं नेक्स्ट में। फॉर्म टैग, देन हमारे पास है लेबल टैग, देन हमारे पास ओएल टैग या फिर लिस्ट टैग्स, देन टेबल टैग, उसके बाद डिफ टैग, उसके बाद सीएसएस, ठीक है? इतने सारे टैग्स अभी भी रिमेनिंग है। आप मुझे मैसेज करो, मैं अभी यहाँ से देख नहीं पाऊंगा, ठीक है? तो मेरा व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है यहाँ पे, तो मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे जाके मैसेज करो मुझे। सीएसएस कब स्टार्ट होगा भैया? थोड़ी दिन बाद, कल या परसों के बाद, ठीक है? पवन जी कुछ बोल रहे हैं, पवन जी आपको अगर बात करनी है तो मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, आप लोग आप डायरेक्टली मुझे बात करो, ठीक है? एक सेकंड, बोलिए पवन जी। हेलो सर। बोलिए सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अम्मू आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करती हैं तो आवाज़ क्यों नहीं रिकॉर्ड होती है? आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ, आपकी। वो डिवाइस ऑडियो आपका शायद
ऑफ है, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे तो आपका वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपका वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आता सर ये आपका फोन का जो रिकॉर्डर है या फिर लैपटॉप का जो रिकॉर्डर है उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि डिवाइस ऑडियो को भी रिकॉर्ड करना है, तो आप लोग उसको ऑन करो, फिर ही ऑडियो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सर आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाएगी है ना? हाँ हाँ, वो डिवाइस ऑडियो के लिए होता है, ठीक है, वो आपको टॉगल करना है जस्ट। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। और किसी को कोई बात करनी है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए, हैंड रेस करने के बाद हम लोग बात करते हैं फिर। बोलिए सिमरन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिमरन जी, बोलिए। सर मेरे को पूछना था कि जो मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है फिर वो कैसे ऐड होंगे? मतलब जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, हाँ जी। मतलब जो ऑफिशियल ग्रुप है उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ जी, ऑफिशियल या अनऑफिशियल कोई भी। ऑफिशियल ग्रुप में आप लिंक कहाँ से, आपको लिंक कहाँ से मिलता है? सर अभी तो मेरे को मेरी फ्रेंड ने भेजा था। अच्छा, तो आप आपको फिर उसी फ्रेंड को बोलो कि वो इनवाइट कर दे आपको, ठीक है, तभी आप उस इनवाइट लिंक से डायरेक्टली ज्वाइन कर जाओ उस ग्रुप में। ओके ठीक है, सर, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट्स आती है? नहीं असाइनमेंट्स अभी कुछ नहीं दे रहा मैं, बस क्लास में डिस्कस करते हैं उसको, आप लोग असाइनमेंट के तौर पे मुझे भेज भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो पर्सनल नंबर मैंने दे दिया क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में शायद मैसेज करना मना है, ठीक है, इसीलिए अगर आपको कोई कोड या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, तो मैं वहाँ पे ओके, जाके रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर कैन यू रिवाइज एवरीथिंग इन अ फ्यू सेकंड्स व्हाटएवर वी लर्नड। आज हमने इनपुट टैग्स पढ़े, ठीक है, इनपुट टैग्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स पढ़े और फॉर्म टैग पढ़ा, बस और कुछ नहीं। सर ग्रुप तो वही है जिसमें ज्वाइन होने के लिए लिंक्स आते हैं, यस वही ग्रुप है और कोई ग्रुप नहीं है। कोई अगर क्वेश्चन हो, वॉइस क्या बोलते हैं उसको, माइक मैंने ओपन कर दिया, आप लोग बता सकते हो मुझे, ठीक है। एक बार हैंड रेस करके बताना ताकि नाम मैं पुकार सकूं, उसके बाद ही बोलना कुछ। सर वॉइस रिकॉर्ड के लिए दोबारा बता दो क्या करना है। वॉइस रिकॉर्ड आपका अगर नहीं हो रहा है तो आपके डिवाइस में वो जो रिकॉर्डर आप लोग यूज कर रहे हो उसमें एक ऑप्शन होता है रिकॉर्ड डिवाइस ऑडियो, ठीक है। डिवाइस ऑडियो अगर आप लोग उसको टॉगल नहीं करोगे तो आपका डिवाइस का जो ऑडियो होगा, स्पीकर से जो ऑडियो आता है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, आपका जस्ट माइक रिकॉर्ड होगा, जो आप लोग बात करोगे वही रिकॉर्ड होगा, बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ आपके लैपटॉप में आप अगर देख रहे हो आप लोग, तो वो अगर रिकॉर्ड करना है तो टॉगल करना पड़ेगा आपको डिवाइस ऑडियो रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसी को ऑन करने के बाद ही आपका डिवाइस का ऑडियो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करो वंश जी, ये मुझे बताइए, कौन से सॉफ्टवेयर पे आप लोग रिकॉर्ड करते हो, मैं फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओबीएस यूज करते हो क्या? फिर वंश जी बताइए कौन सा वाला। बोलिए पवन जी, माइक ओपन है, आप लोग माइक पे बात करो। सर नहीं हो रहा, फोन में नहीं हो रहा है। फोन में रिकॉर्डिंग तो ऑप्शन होता है, ठीक है, कि फोन में अगर सर नहीं, आपको उसमें एक तो माइक्रोफोन वाला रिकॉर्डिंग ऑप्शन दे रहा है और एक, और सिस्टम ऑडियो वाला दे रहा है। हाँ वही है, सिस्टम ऑडियो आपको टॉगल करना है। तो देखता हूँ ट्राई करके। हाँ सिस्टम ऑडियो ऑन कर दो फिर हो जाएगा। मे बी बाय यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर दैट कैन कैप्चर द ऑडियो एज वेल एज, हाँ ओबीएस यूज कर सकते हो, लैपटॉप में ओबीएस यूज करो, मैं ओबीएस यूज करता हूँ, ये वाला मैं दिखा दूँ। सारे स्ट्रीमर्स जो यूट्यूबर आप लोग देखते हो सारे यही वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ओबीएस स्टूडियो। इसको आप लोग अगर यूज करो तो इसमें डिवाइस ऑडियो माइक फाइक का ऑप्शन है, बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसको आप लोग यूज करके रिकॉर्ड कर सकते हो, तो मैं पर्सनली यही यूज करता हूँ। तो ये जो देख रहे हो मैकओएस स्क्रीन कैप्चर, इसके अंदर जो बार आपको दिख रहा है, आप लोग अगर बात करोगे तो ये आगे पीछे होगा क्योंकि ये डिवाइस ऑडियो का है, और ये मेरा माइक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा माइक है और ये मेरा डिवाइस ऑडियो है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाला आपका लिए है, ठीक है। सर नहीं हो रहा है। हेलो। नहीं हो रहा? हाँ नहीं नहीं हो हो रहा। रहा, नहीं हो रहा। फिर आप कौन सा वाला फोन यूज करो ये मुझे बताओ। Vivo T2X 5G है। वीवो? हाँ, Vivo T2X 5G। फिर यूट्यूब पे जाके देखिए, मैं मेरे फोन के लिए दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे फोन के लिए आपके फोन में चलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। तो आप एक काम करो, कोई सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो फोन में, ठीक है, अलग से भी कोई सॉफ्टवेयर आता है फोन का स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए,
आप थोड़ा यूट्यूब पे चेक कर लो फिर कैसे उसी फोन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना है या फिर स्क्रीन कैप्चर करना है, आप लोग उसमें जाके देख सकते भैया वो आवाज वाला जो होता है वो तो होस्ट के अकॉर्डिंग होता है, विदाउट होस्ट का तो होता नहीं है। हो। मतलब मैंने तो एक्सेस देके रखा है सबको। नहीं, मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता है, वो होस्ट के साइड से ही होता है, अगर हम्म, परमिशन दे तो। हाँ सर ऐसा ही होता है सर। सिर्फ वीडियो वीडियो आएगी, ऑडियो नहीं आएगी। पर मैं तो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उसके लिए सॉफ्टवेयर आती है दूसरा कोई। अलाउ Q&A इन लाइव स्ट्रीम, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से मैं टॉगल कर सकूँ कि आप ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे तो मैं एक्सेस दे पाऊंगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए ये मेरा होस्ट कंट्रोल है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है जहाँ से मैं आपको एक्सेस दे पाऊँ। तो वो शायद आपके एंड से कुछ बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता। सर हाउ कैन वी ब्यूटीफाई द कोड इन VS कोड? थीम्स सबसे बेटर है। थीम्स यूज कीजिए, कोई भी थीम से आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। सर PDF ग्रुप में सेंड करोगे क्या? यस। बोलिए सोम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन सर डिजाइन के परस्पेक्टिव से है सर। मैं अगर कोई लेआउट बनाने बैठता हूँ सर तो प्रॉब्लम जाती है सर, कितने डिप लगाना है सर, कितना मूव करना है, मार्जिन पैडिंग उसमें सर थोड़ा सा। वो आपका, मैं हाँ बोलूं, वो आपका प्रैक्टिस करते करते ही वो प्रॉब्लम गायब होगा। क्योंकि मेरे को भी ये प्रॉब्लम बहुत आती थी पहले। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। आपको वो प्रॉब्लम तभी आपका गायब मतलब जाएगा जब आप अच्छे से फंडामेंटल समझ जाओगे कि मार्जिन का काम क्या होता है, पैडिंग का काम क्या होता है, गैप का काम क्या होता है, कौन सा वाला कहाँ यूज करना है, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ये सारी चीजें जब आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा तब आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपका डिजाइनिंग होगा। ठीक वही है, सर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ वो प्रॉब्लम अभी प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब यही है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, उस प्रॉब्लम को मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको ओवरकम करने के बाद ही आपका वो ठीक होगा। मेरे लिए जो हुआ था, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, हाउ कैन आई इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग? DSA सिंपल आंसर, DSA के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सबसे बेस्ट है मनीष जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी से ज्यादा मतलब सॉल्व होता है। ठीक है, तो मैं भी पहले करता था प्रैक्टिस कोड शेफ में, फिर मुझे टाइम नहीं डीएसए मिला के बाद। सर, डीएसए में दो टॉपिक किए हुए इंटरव्यू सर पूछते हैं जेएस में एरे के साथ और सर और स्ट्रिंग के साथ में दो दो टॉपिक पूछते हैं। एरे को सर रिवर्स करना विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड मेथड का, एरे को सॉर्टिंग करना, सर्चिंग करना। तो सर दो टॉपिक कर लिए हैं सर इंटरव्यू के लिए, अच्छा, एरे और स्ट्रिंग वाले सर। और भी सर एडवांस लिंक लिस्ट और ये सब चीज स्टैक स्टैक भी पढ़ना पड़ेगा क्या सर इंटरव्यू के लिए? DSA पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो DSA प्रेफर करते हैं, मतलब जस्ट फिल्टर करने के लिए कि कौन सा बेटर है। ठीक है, लेकिन DSA के लिए अभी सारा जी ने जैसे बताया, DSA एक बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है सबके लिए। क्यों? सब बताते हैं कि DSA अगर नहीं करोगे तो कोई जॉब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये गलत चीज है। नहीं बहुत सर, सारे। हाँ अभी बोलिए बोलिए। इंटरव्यू देने गया था सर सेक्टर 2 में एक एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी कर कंपनी थी सर बैकएंड के लिए। तो अच्छा उन्होंने सर इतने क्वेश्चन पूछे। अब हम लोगों ने जहाँ से भी पढ़ा थोड़ा बहुत यूट्यूब से, थोड़ा बहुत वही जो कोर्स था दिल्ली में, तो उन्होंने पूरे जितने भी मेथड थे डीएस उसमें सॉरी जेएस के एरे के साथ खेलने के लिए, पुश पॉप डिलीट अनशिफ्ट अनशिफ्ट जो भी थे, अब उनको यूज ही नहीं करना है सर, खुद का लॉजिक लगाना है कि उनको रिवर्स करो और वो सब चीजें करो। ये सब सर उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, मैसेज कोई लगाना नहीं था उसको, पहले राउंड से बाहर कर देते सर। वही यही सब हाँ, वो चीजें हैं। DSA उसीलिए पूछते हैं ताकि आपको मतलब जितने लोग ज्यादा लोग आए तो उसमें से फिल्टर कर पाए जो किसको DSA आता है किसको नहीं आता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, DSA जस्ट फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। DSA को यूज करके आप लोग डेवलपमेंट नहीं करोगे। DSA बहुत कम डेवलपमेंट में आप लोग अगर फ्रंट एंड कर रहे हो, बैक एंड करो, बैक एंड में थोड़ा बहुत आएगा जब आप लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, थोड़ा बहुत सर्चिंग सॉर्टिंग बस। लेकिन अगर आप लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर किसी भी तरह से कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां पे DSA का काम बहुत माइनर होता है, एकदम माइनर। कंपनीज DSA पूछती हैं ताकि आपको बाकियों से अलग कर पाए कि किसको DSA पता है किसको नहीं पता, बस वही। ठीक है, बस और फिल्टर। सर नोड जेएस में सर मोंगोडीबी में सर, मोंगोडीबी में सर जो कमांड्स आई हैं सर, आज मोंगोज यूज करते हैं तो सर बहुत ज्यादा इजी हो रहा है। लेकिन कंपनी में सर वो प्योर कमांड पूछ रहे हैं। मैंने जो भी प्रोजेक्ट बताया था मोंगोज का यूज किया। मोंगोज एक सर एक वो होता है हेल्प करने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए।
उसका यूज करके सर वो पूरा जो भी कमांड्स है, लेकिन वहाँ इंटरव्यू में गया तो सर वो पूरा कोर कमांड्स पूछते थे पूरे। मोंगोडीबी के कोर कमांड्स मतलब क्वेरी कमांड्स जो होते हैं वो हाँ कहीं कहीं नहीं कोर। होते। और मैंने सर मोंगोज का यूज किया हुआ था हर जगह। मोंगोज का पूरा स्कीमा बना बना बिल्डिंग मिल जाता, चाहे जीटीपी तो बात के रेट में मिल जाता, अगर पूरा जी। वैलिडेशन विद वैलिडेशन सर पूरा। मोंगूस और वही मोंगोडीबी के है। कमांड्स में जस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आप लोग मोंगोडीबी के वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। मोंगूस हेल्प करता है जस्ट स्कीमा बिल्ड करने में और उसमें क्वेरी करने में, और कुछ नहीं। बट मोंगोडीबी उसके अलग से भी कमांड्स आते हैं। आप लोग वो मोंगोडीबी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यस सर। बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। वो कभी तो सर फ्रंट एंड में डिजाइनिंग पार्ट नहीं आता सर, 1% डिजाइनिंग नहीं सर, इंटरेस्ट ही नहीं था। आती बहुत बोले हिडन ट्राई किया सर, इधर से बहुत सारे रिसोर्सेस से यूट्यूब से देखा बहुत सारी सर, वो तो कॉन्फिडेंट नहीं आता था डिजाइनिंग में। कहाँ पे सर मार्जिन देनी, कहाँ पे पैडिंग देनी है, डर लगता है डिजाइनिंग करने में बस थोड़ा टेलविंड सा। यूज किया है आपने कभी? नहीं सर, थोड़ा बहुत टेलविंड बूट स्टेप यूज किया। कॉपी पेस्ट करता हूँ सर मैं, कॉपी पेस्ट जो भी करता हूँ बैकएंड का। बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप टेलविंड यूज करना एक बार सीख जाओगे फिर आपको डिजाइनिंग में मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि टेलविंड के यस अंदर सर। आपको अलग से सीएसएस फाइल मैनेज नहीं करना पड़ता। टेलविंड में जस्ट एचटीएमएल के अंदर ही आप लोग सीएसएस लिखते हो क्लासेस के हिसाब से। आपको पता होगा, आपने किया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो क्लास के अंदर यस आप लोग सर। सीएसएस लिखते हो, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। मतलब टेलविंड मैं भी फ्रंट एंड में ज्यादा पहले काम नहीं करता था, टेलविंड के बाद से ही मुझे इंटरेस्ट आया ज्यादा। बट मैं अभी बैकएंड पे फोकस कर रहा हूँ ज्यादा, ठीक है। इसीलिए मैं टेलविंड को उतना फ्रंट एंड में मैं ज्यादा काम नहीं करता। बट टेलविंड आप अगर आप लोग सीख जाओ, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन आप लोग बना पाओगे। क्योंकि सर एक दो रेफरेंस हैं भैया, तो रिएक्ट का और उसका है सर, एंगुलर और रिएक्ट का है सर, उसमें रेफरेंस है। तो मैंने कहा डिजाइनिंग तो सीखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगी, क्योंकि रिएक्ट लिख रहे हैं तो डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जब आप दूर भागेंगे उससे। क्योंकि डिजाइनिंग के लिए रिएक्ट में सर डिजाइन का जस्ट आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, कौन से डिफ से क्या होगा, किस डिफ की मदद से हम लोग क्या मतलब कहाँ यूज करके इसका सेम डिजाइन हम लोग बना पाएंगे। बस वो एक बार आपका अगर स्टेप क्लियर हो जाए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि सर बैकएंड में ईजीएस के साथ काम कर लेते, तो सर्वर साइड ईजीएस के साथ उसका हम्म। पेज बना के थोड़ा जो भी था वही फॉर्म बनाना पड़ता था सर, तो वही फिर कॉपी वो पेस्ट कर लिया सर थोड़ा। आपको अगर उसी को सेम रिएक्ट में करना है तो आपको नेक्स्ट जेएस जानना पड़ेगा, सर्वर साइड रेंडर्ड, यस सर। ठीक है। तो जैसा चीजें भी बहुत, होगा सर। आप एक चीज पे अभी फोकस करो। अगर आपको ऐसा चाहिए कि मुझे डीएसए नहीं होगा, तो मुझे डीएसए अगर नहीं आ रहा है तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, या फिर किसी कंपनी में अगर किसी कंपनी का इंटरव्यू 20-50 क्रैक नहीं क्वेश्चन कर पाऊंगा। सर करके चले जाएंगे क्वेश्चन है। हाँ वो मैं बता देता हूँ। तो आपको अभी चाहिए, आपको डेवलपमेंट भी करो, साइड में डीएसए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं फिर से डीएसए स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे हिसाब मेरे लिए, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी बहुत जरूरी होती है। तो मैं डीएसए करता था पहले, फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। बीच में डेवलपमेंट की वजह से मुझे डीएसए करने का टाइम ही नहीं मिलता था। फिर अभी से मैं सोच रहा हूँ डीएसए और एक अलग से टेक स्टैक मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीएचपी आपने अगर सुना होगा, तो पीएचपी में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। ये सर पीएचपी सर थोड़ा बहुत सीखा था सर, पीएचपी में थोड़ा बहुत लारावेल के साथ सबसे पहले स्टार्टिंग पीएचपी से की थी बैकएंड की सर, तो बहुत बढ़िया। लारावेल के साथ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत से देखिए, थोड़ा लारावेल। बहुत से अभी कुछ नहीं होता है, ठीक है। थोड़े बहुत से आप अभी जॉब्स तो क्रैक करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर थोड़े बहुत से अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने, मैं सबसे सबको यही रिकमेंड करता हूँ, मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको सबसे ज्यादा इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, वो आपके लिए मतलब वो आपको भगवान मानेगा। अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो आपके रिज्यूमे में जिसमें चंद यूजर, मंथली अगर 10 यूजर भी उसमें अगर आए, तब भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू उसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपको। क्योंकि इंटरव्यूअर को अभी यस इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, यस ठीक है। अभी बेस्ट एक ही चीज है, आपको जितना आता है मैं रेकमेंड आपको करूंगा। सोम जी आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। आप अभी से इतना कुछ जानते हो तो बहुत बढ़िया है। आपको जस्ट एक चीज पे पिन पॉइंट फोकस करना है कि आपको अभी क्या चाहिए। आपका एक ही फोकस होना चाहिए। सब यही बोलता है, आप हरकिरत सिंह को देखो, हरकिरत सिंह को अगर आप पहचानते हो, ठीक है। वो भी अपने स्टूडेंट्स को यस यही बोलता है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ। कैलकुलेटर और अपने जो छोटे बहुत टू डू लिस्ट ये वगैरह प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होता। अभी आपको अगर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करे। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो उसी से आपका ज्यादा कोड का फंडामेंटल नॉलेज क्लियर होगा, क्योंकि वहीं पे लॉजिक ज्यादा लगता है। बिजनेस लॉजिक, फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ऐसी चीजें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
फिर आपका इंटरव्यूअर आपका मतलब आपके तलवे चाटेगा, ऐसा मैं मतलब बस मजाक में बोल रहा हूँ, बट इंटरव्यूअर उसी के रिकॉर्डिंग फिर पढ़ा क्वेश्चन करेगा। यही सर, यही तो सर आप पढ़ा देते जो भी एपीआई होती कॉलिंग में, तो सब जो एज ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है सर, पूरा एक एक डेटा लूप सब जो फॉर ईच ये सब चीजें, हम्म। सर छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा दिए सब, इससे कुछ क्रिएट नहीं कराते हैं। वो टू डू लिस्ट है सर, टू डू लिस्ट भी बनाया था सर, उसका डेटा जो है उसमें उसमें क्या लोकल देखिए स्टोरेज में आपको, सेव करने के बाद वहां से हाँ, फैच करने के बाद एक एक डेटा पूरा आपको कोई आपको भी। पहले से बहुत कुछ पता है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन जो क्लास आपके लिए है वो एडवांस क्लास है, ठीक है, आपको बहुत कुछ अभी से पता है। आपका जो क्लास अभी नेसेसरी है मेरे हिसाब से वो है एक एडवांस क्लास, जिसमें आपको एडवांस टॉपिक्स के बारे में और एडवांस प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ पता चले। ठीक वही है, है सर, डिजाइनिंग हो जाए साथ सब एक बार सर, पूरा जो है लेके चलना है जो भी है, यही है सर। हाँ जावास्क्रिप्ट से लेके जो भी जितने भी है हाँ, कॉन्सेप्ट हैं सर, जो भी है यस। तो आपको जस्ट अभी फोकस करना है एडवांस टॉपिक्स और प्रोजेक्ट्स यही पे। है कि आपको अब बहुत सर कुछ ऊप्स बेसिक आता है। पूछते हैं सर, ऊप्स से कोई मैंने हाँ बोलिए बोलिए, समझिए बोलिए। हेलो थैंक यू सोमी। सर। ओके, मोस्ट यस वेलकम सर। सर। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भी क्वेश्चन है बाद में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो मनीष जी बोल रहे थे, सर इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द डेवलपर जॉब रोल्स, व्हाट आर द यूनिवर्सल राउंड्स वी गोना काउंटर विथ, एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईच राउंड। देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो डीएसए के अलावा कुछ नहीं पूछते, बट ऐसे भी कंपनीज हैं जो आपको कुछ रियल वर्ल्ड असाइनमेंट्स जैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस इस पे इसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप अगर कोई इंटरव्यूअर आपको बोले कि ये एक कंट्रीब्यूशन है, ये एक रियल वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन है या फिर एक रियल वर्ल्ड का रिपोजिटरी है, गिट और गिटहब का नॉलेज आपको आना चाहिए, उसमें जाके ये फीचर ऐड करो या फिर इसको ये बग है उसको फिक्स करो। तो आपका जो अप्रोच होगा वो इंटरव्यूअर चेक करता है, उस पे ही आपको फिर हायर करेगा कि नहीं वो चेक करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे टॉपिक्स, एक इंटरव्यूअर बहुत कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग डीएसए और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज द बेस्ट थिंग टू लर्न राइट नाउ। आपको किसी और के प्रोजेक्ट में जाके कुछ कंट्रीब्यूट करने का अगर पावर है तो मतलब आप कोड जानते हो सब कुछ। सर आज क्लास लेट से स्टार्ट हुआ था क्या? नहीं, टाइम से स्टार्ट होता, आपसे कुछ बातचीत कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। व्हाट इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स अगर मैं बताऊं, जैसे टेलविंड सीएसएस का नाम आपने सुना होगा, आयुष जी। टेलविंड सीएसएस एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसमें उसका मतलब ये यही होता है कि उसको बनाने के लिए जो कोड एक्चुअल में यूज हुआ है वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसको ही बोलते हैं ओपन सोर्स। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सुपरबेस। सुपरबेस एक बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट या फिर बोलो कि एक बहुत बड़ा बैकएंड का एप्लीकेशन है, उसका भी कोड ऑटोमेटिक मतलब ओपन सोर्स किया हुआ है, मतलब उसको बनाने के लिए जो जो चीजें लगी हैं बनाने के लिए वो सारा एकदम अवेलेबल है हमारे सामने गिटहब पे, उसको ही बोलते हैं ओपन सोर्स। और कंट्रीब्यूशन मतलब उस कोड को आप लोग फिक्स कर रहे हो या फिर उस कोड में कुछ बग फिक्सेस आप लोग कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो यही है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। सर इज इट हार्ड टू इंटीग्रेट एपीआईज डेटाबेसेस टू अ वेबसाइट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। एंड व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इंटीग्रेटिंग दिस स्टेप्स? आपको अगर बैकएंड से फ्रंट एंड में कम्युनिकेशन करना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि कैसे उसको सिक्योर बनाया जाए, क्योंकि जो 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 अटैक्स होते हैं, ठीक है, जो जो अटैक्स फ्रंट एंड और बैक एंड में होता है वो सारे उस मिडिल में होता है। ठीक है, फ्रंट एंड से बैक एंड में जब डेटा पास हो रहा होता है तभी वो अटैक्स होते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो कम्युनिकेशन है, एपीआई है, वो एपीआई को कितना सिक्योर बनाया जा सके, इसी को बोलते हैं बैक एंड डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कुछ गिटहब पे कोड कमिट करने के बारे में बताएं। आप खुद के प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, पहले खुद का एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें कुछ कोड करो, कोड करने के बाद उसको फिर चेंज करो, चेंज करने के बाद उसको कमिट करो, कमिट करने के बाद वो गिटहब पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, गिटहब को यूज कैसे करते हैं उसके लिए पूरा एक क्लास चाहिए सर, ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा उसको। गिटहब को यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं आना चाहिए, बस गिट को यूज करना सीखो। गिट इज बेटर देन, मतलब गिट एक अलग चीज है, गिटहब एक अलग चीज है। गिटहब जस्ट वो होस्ट करता है पूरा कोड, गिट आपका वो मैनेज करता है, कोड में क्या चेंज आया, कोड में क्या डिलीट हुआ, कोड में क्या नया ऐड हुआ, कोड में क्या चेंजेस है, वो सारे चीजें गिट मैनेज करता है। गिटहब जस्ट उसको
मतलब क्लाउड में सेव करके रखता है ताकि आपके कंप्यूटर पे ज्यादा प्रेशर ना आए। Is it possible to perform complete backend operation just by using one language? Yes, I use only one language, that is TypeScript. ठीक है, ठीक है। आपको अगर बैकएंड सीखना है, अगर फ्रंट एंड में काम करना है, टाइपस्क्रिप्ट अभी के लिए बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों एक टाइपस्क्रिप्ट से ही हो जाता है। बेस्ट मैं नहीं बोलूंगा, बेस्ट एक बोलना गलत होगा, बट मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर विच डेटाबेस इज बेस्ट फॉर बैकएंड एंड व्हाई? मैं मोंगोडीबी बोलता, ठीक है, मैं मोंगोडीबी बोलता, लेकिन मैं बोलूंगा पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ठीक है। मोंगोडीबी बेस्ट है बिगिनर्स के लिए, जो सीख रहे हैं अभी, थोड़ा जावास्क्रिप्ट जानते हैं, थोड़ा बैकएंड जानते हैं, उनके लिए मोंगोडीबी बेस्ट है। बट अगर आपको बड़े बड़े एप्लीकेशंस में काम करना है तो उसके लिए रिलेशनल डेटाबेसेस सबसे बेस्ट होते हैं, जैसे एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, फिर हमारा जो पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, ऐसे डेटाबेसेस, ठीक है। तो उसमें बड़े बड़े एप्लीकेशंस हमेशा ज्यादा अच्छे से काम करता है। मोंगोडीबी आप यूज करो, मोंगोडीबी छोटे छोटे एप्लीकेशंस के लिए, छोटे से मिड लेवल एप्लीकेशंस के लिए मोंगोडीबी बेस्ट है। बट अगर आप बहुत बहुत बड़े एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो आप यूज करना प्रेफर करो कि रिलेशनल डेटाबेसेस, जैसे जैसे मैंने बताया, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, ऐसे चीजें। आई लर्न एसक्यूएल इन माई कॉलेज, यस। एसक्यूएल सबको पढ़ा है, सबने पढ़ा है, ठीक है। अभी एसक्यूएल का क्वेरीज आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एसक्यूएल से आप लोग ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपने क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड में, या फिर रिलेशनल डेटाबेसेस जो होते हैं उसमें जो क्वेरीज रहती हैं उसको आप लोग बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी उसको यूज करने के लिए आपको एक ओआरएम चाहिए, प्रिज्मा जिसका नाम है। प्रिज्मा अगर आपको आता है तो प्रिज्मा से आप लोग बहुत इजीली माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ऐसे लैंग्वेजेस के क्वेरीज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज फ्लास्क? फ्लास्क एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो पाइथन से बनाया हुआ है। उसमें आप लोग बैकएंड के एपीआईज, बैकएंड के कनेक्शंस, ऐसे चीजें बना सकते हो। सर व्हाई वी डेवलप्ड अदर रिलेशनल डेटाबेसेस इफ वी हैड माई एसक्यूएल ऑलरेडी? जो अदर डेटाबेसेस की बात मैंने की वो सारे एसक्यूएल के अराउंड ही बने। माई एसक्यूएल भी आपका जो आप बोल रहे हो, माई एसक्यूएल एसक्यूएल पे बेस्ड है। एसक्यूएल एक एक्चुअली डेटाबेस है, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ये सारे फ्लेवर्स है उसके, जैसे कि आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, ऐसे तो एसक्यूएल के ही बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो एसक्यूएल को और एडवांस बनाते हैं। जैसे एसक्यूएल में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं थे, लेकिन पोस्टग्रे ने उसको फिक्स किया, तो इसीलिए पोस्टग्रेस एक अलग एसक्यूएल बन गया, फिर माई एसक्यूएल एक अलग एसक्यूएल बन गया। मैंने दोनों चीजें यूज की है, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे दोनों यूज किया है। तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वही यूज करना है। ठीक है मनीष जी। सर प्लीज गिव सम टिप्स टू क्रैक कॉलेज कैंपस build projects, nothing else, build projects, not just any projects. You can build a social media application, that will be a big project for you, okay. To build a social media you need to know full stack development, otherwise you can't build it, right? Like you have to use backend for a full stack application, so you need to know backend very well, otherwise it will be I would say it will be not enough for the application, okay. You don't have to build just the front end, you should focus on backend and its logic, then it will be enough for the campus, I can say the interviewers to be like impressed, okay. प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है कि ई कॉमर्स मत बनाओ, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, ई कॉमर्स कभी मत बनाओ। ई कॉमर्स के लिए अभी बहुत सारी चीजें आ गई हैं अलग से, कोई आपका ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब नहीं देखेगा, क्योंकि ई कॉमर्स एक सिंपल वही होता है, जस्ट आपको खरीदना है कुछ, अगर कुछ बेचना है, बस वही तक वो खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाहर जो आइडियाज है फुल स्टैक के लिए, जैसे एक सोशल मीडिया, जैसे एक चैट एप्लीकेशन, जैसे एक एआई का चैट एप्लीकेशन, आप लोग एआई से कैसे बात करते हो उसका एक अलग से एप्लीकेशन बना दिया, ठीक है। ऐसे चीजें आप लोग बनाओ तो कुछ ना कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उसमें से भी सॉल्व होता है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया का मैंने बात किया, सोशल मीडिया जस्ट आप ऐसे ही मत बनाओ, सोशल मीडिया में आप ऐसा कुछ बनाओ जिसमें डेवलपर्स ही हो, जिसमें जस्ट डेवलपर्स आपस में बात कर सके, और उसमें आपका एक कॉलेज का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, जिसमें डेवलपर्स आपस में बात कर पाएंगे, खुद के प्रोजेक्ट शोकेस कर पाएंगे, ऐसे तो वो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप उसको होस्ट कर पाओगे, आप उससे पैसा भी इनकम अर्न कर सकते हो कभी ना कभी, ठीक है। तो ऐसा एक मेरा दोस्त था मेरे कॉलेज में, वो उसने बनाया था एक एप्लीकेशन,
तो उसमें कुछ यूजर्स पहले से आ रहे थे, ठीक है, तो वो अच्छे से फेमस हो गया, वो अभी डिलॉयट में काम कर रहा है शायद। तो आप लोग ट्राई करो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। मनीष जी कुछ बोले, सर व्हाई वी चूज टू मेक अदर डीबीएमएस इंस्टेड ऑफ just trying to add some more required functionalities inside it rather than creating a new DBMS scratch? Oh, that's a very good question. But you know, some brands don't like to exaggerate or don't like to add functionalities over their original product. They fix it somehow, but some other brands, some other company, they like they fix some other issues that original company didn't try to fix. Okay, like उसने fix करने की कोशिश की, जो ओरिजिनल वाला था उसने कुछ ना कुछ fix करने की कोशिश किया था, but वो जो लेटर जो कंपनी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर ओरिजिनल कंपनी एसक्यूएल है तो माई एसक्यूएल ने एसक्यूएल से कुछ अलग से फीचर इसमें इंप्लीमेंट करके खुद का कंपनी लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो इसमें एसक्यूएल का भी एक फायदा है कि एसक्यूएल फेमस हो रहा है, और जो माई एसक्यूएल है उसको भी अच्छे से रिकॉग्निशन मिल रहा है कि उसने कुछ अलग से फीचर ऐड किए हैं, बस वही, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अभी अभी नए नए एसक्यूएल्स के फ्लेवर्स भी बना रहे हैं, ठीक है। आप डेवलपमेंट के लिए कोई भी सोशल मीडिया फॉलो करो, वहां पे आपको पता चल जाएगा। Sir, like I have my own academy for school students. Can I make an app for app on that? Yeah, you can obviously build that. अभी तो ऐप बनाने के लिए कुछ कहना भी नहीं पड़ता, अभी तो आप जस्ट वेबसाइट को ही ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। इलेक्ट्रॉन सीख लो, इलेक्ट्रॉन से भी वो हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको रिएक्ट आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिएक्ट में ज्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, अगर और कोई क्वेश्चन है मुझे बताइए, या फिर आज के लिए विदा कर दीजिए मुझे, ठीक है। बहुत सारी बातें हो गई, अगर कोई और क्वेश्चन है मनीष जी आप बोल सकते हो मुझे। ये तो अभी रिश्ता बन गया हम सबका, ठीक है, तो ये बातचीत चलती रहेगी। आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अगर मैं उसको अच्छे से समझा पाऊँ तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई इन्फॉर्मेटिव कुछ लिंक्स भेज दूंगा जहाँ से आप लोग उसको अच्छे से सीख पाओ। सर आपकी एडवांस क्लासेस में फुल स्टैक है? हाँ, मैं एडवांस में फुल स्टैक ही पढ़ाता हूँ। फुल स्टैक ही एडवांस है मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर सीखना चाहो तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। फुल स्टैक अभी मर्न पे चल रहा है, मतलब मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस, रिएक्ट.जेएस और नोड.जेएस, ठीक है, मर्न पे ही चलता है वो, ठीक है। यस सारा जी, अगर आपको उसके बाद नेक्स्ट जेएस भी सीखना है, नेक्स्ट जेएस भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, वो मर्न के बाद है, क्योंकि मर्न अगर आपको नहीं आता तो नेक्स्ट जेएस में जाके कोई फायदा नहीं। Sir, we are seeing that AI is making development so much easier. It can create a lot of code within seconds. Still not proper accurate. Yes, that's the main point. But in future, is it possible that we can replace complete coding on just prompt engineering? No, never. AI is built on top of human mind. Just think about it. AI is built on top of human mind. Humans make mistakes. AI also makes mistakes. It makes every process faster because it has more CPU or more GPU than humans. That's why it creates, or it gives us answers really fast. Nothing else. Just think about this. All the AI models are built on top of human data. They haven't tried any alien data or any other computer data. They are built on top of human data. Humans make errors. That's why AI cannot be perfect every time. I say this to everyone. AI brands are just marketing it as a like perfect model or perfect engineer for everyone, but no, AI can just transcribe or help you, not replace you. Just keep in mind. Okay, this is the only thing you have to think. Front end is easier with AI, I would say that, because front end is limited, but in back end you can't do everything with AI, बिकॉज बैक एंड में बिजनेस लॉजिक्स बहुत अलग होते हैं, जो ह्यूमन के अलावा, मतलब इंसानों के अलावा कोई और नहीं सोच सकता, ठीक है। इसीलिए एआई को आप बोलोगे भी तो वो कुछ और आड़ा टेढ़ा बना देगा, जिसके पास उतना ही डेटा है। एआई के पास लिमिटेड डेटा है, ठीक है, इसीलिए एआई सब कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। जो एआई कंपनीज आपको बोलते हैं कि हाँ ये आपके इंजीनियर को, जो एक एआई आया था ना, क्या नाम था उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, आई गेस वो कोई चाइनीज नहीं था, डीप सीक नहीं, उसके अलावा भी एक और आया था जो बोल रहा था कि मैं एक फुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो एक फ्रॉड था, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना, एआई सब कुछ नहीं कर सकता। सर व्हाट आर द स्किल्स अ डेवलपर मस्ट हैव एज एआई स्किल्स? आप अभी एआई को अगर रिप्लेस करना है, मतलब एआई के अलावा अगर कुछ सीखना है, तो मैं बोलूंगा आप ब्लॉकचेन में चले जाओ, ठीक है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, सोलाना डेवलपमेंट, आप हरकिरत सिंह के वीडियोस फॉलो करो, वो अच्छे से बता पाएगा,
ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने अभी तक सीखने की कोशिश नहीं की, बट मेरे को भी बहुत मतलब मन होता है कि वैसी चीज़ों में जाऊं, जैसे Web3, फिर हमारा जो Web2 अभी कंप्लीट है ऑलमोस्ट। Web3 में अगर आप लोग जा रहे हो तो ब्लॉकचेन, फिर आपका जो सोलाना डेवलपमेंट, ऐसी चीज़ों में आपको घुसना पड़ेगा। तो वो हरकिरत सिंह के वीडियोस फॉलो करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिमरन जी बोल रहे हैं AI is the tool only, yes, same like a calculator, yes, it's just a device to help us, absolutely, but it can't replace mathematician, absolutely correct. Calculator is just helping us, not replacing us, okay, so that's AI, it's an advanced calculator, nothing else. आप AI से कोई एडवांस लेवल का मैथ्स क्वेश्चन पूछो, ठीक है, 10 कैरेक्टर का कोई या फिर 10 नंबर का कोई बड़ा सा एक सम करने को बोलो, जस्ट ऐड करो दो वैल्यूज को, वो गलत दे देगा आंसर, क्योंकि एआई को बनाया ही नहीं गया है वैसे छोटे छोटे कामों के लिए, उसको बड़े कामों के लिए बनाया गया है, ट्रेन किया गया है। अगर उससे आप लोग छोटे छोटे मैथ्स के क्वेश्चन पूछोगे या फिर कुछ बड़े मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लोगे, वो गलत दे देगा आंसर, एकदम स्ट्रेट अप गलत देगा। चैट जीपीटी में भी अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो कोई मार्केट नहीं करता, क्योंकि अगर मार्केट करेगा तो एआई कोई यूज नहीं करेगा, जस्ट वही है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल। आ रहे हो ना कल सब? हैंडल्स करके मुझे बता सकते हो, ठीक है, कल आ रहे हो कि नहीं एक बार मुझे बताइए। मजा आ रहा है ना क्लास करके? और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी सीखने के लिए, ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। जावास्क्रिप्ट जब आएगा तब आपको लगेगा लाइक यू आर प्रोग्रामिंग, ओके, जावास्क्रिप्ट के लिए थोड़ा वेट कर जाइए, बाकी HTML CSS तो होता ही रहेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है मनीष जी? तो फिर एग्जिट करें। ओके, एक और क्वेश्चन आ गया है, ओके मनीष जी बोलिए। Sir, I am wondering about the Elon Musk project of giving internet services through satellite. Yes, what will be the effect on the environment and will it be successful even ever in future? हाँ, ये सक्सेसफुल हो सकता है, मैं अनसक्सेसफुल नहीं बोलूंगा, बट इसके लिए इसका एक ही मतलब इसका एक ही क्या बोल सकते हैं, इसका एक ही प्रॉब्लम है, वो है जो लोकल ISPs हैं, जैसे जियो, ठीक है, जैसे आपका मेरे यहाँ लोकल ISP एक मतलब एक छोटा सा ब्रांड है, ठीक है, तो इन ब्रांड्स के लिए बहुत दिक्कत है फिर, क्योंकि इनको रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है। आपका जो इलॉन मस्क का जो प्रोजेक्ट का नाम बोल रहे हो, उसका नाम है शायद स्टार लाइट या फिर स्टार, या क्या नाम था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वैसा ही कुछ था। तो वो जस्ट ऐसे ISPs को रिप्लेस करेगा, इसके लिए एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं है तो पता नहीं है। स्टारलिंक, यस स्टारलिंक, तो ये एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट मतलब लाएगा कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट शायद नहीं लाएगा, क्योंकि सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन हो रहा है आपके स्टारलिंक में, वो बहुत कम रेंज का एक क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, ठीक है, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज आप लोग नॉर्मल राउटर यूज करते हो, उसमें 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसीज रहते हैं। तो ये जो स्टारलिंक है, ये शायद और भी कम फ्रीक्वेंसी का है, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इससे आपका कोई इन्वायरमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो लोग मार्केट कर रहे हैं इसको एज ए इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ेगा, तो वो लोग जस्ट फॉल्स मार्केटिंग, जस्ट PR के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। जितना कम वेवलेंथ, मतलब जितने कम गीगाहर्ट्ज पे आपका कनेक्शन होगा, उतने दूर जाएगा, ये सिंपल चीज है। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज के जो राउटर्स रहते हैं, वो बहुत दूर तक कनेक्शन को फेंक सकते हैं, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज वाले राउटर्स इतने दूर नहीं फेंक सकते। एनी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ इंटरनेट? यस, इफेक्ट तो बहुत सारा है, क्योंकि जो सैटेलाइट आपका होगा वो तो हमेशा मूव कर रहा है अर्थ के साथ, तो आपका जो स्टारलिंक होगा वो भी उस सैटेलाइट के लिए कनेक्शन के लिए हमेशा मूव करता रहेगा शायद, तो ये स्पीड पे तो ऑब्वियसली इफेक्ट लाएगा ही लाएगा, बहुत कम होगा स्पीड ऑब्वियसली, कभी कभी बहुत ज्यादा होगा, कभी कभी बहुत कम होगा, ये बात है, ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट तो मूव होता रहेगा हमेशा, तो जो सैटेलाइट सबसे क्लोजर होगा उसी से कनेक्शन लेगा, ऐसा ही बनाया गया है स्टारलिंक को। स्टारलिंक जस्ट आपका वो है, क्या बोलते हैं, जो टाटा स्काई आपने देखा होगा ना, टाटा स्काई जो सबके घर में कभी ना कभी था, मेरे घर में भी था, तो टाटा स्काई और स्टारलिंक दोनों सेम है। टाटा स्काई में भी वो नेटवर्क ही आता था पहले, उससे ही कम्युनिकेशन होता है, बट वो एक अलग टाइप का नेटवर्क है, बट स्टारलिंक में जस्ट उसको रिप्लेस कर दिया है एज अ अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है, बस वही है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वेलकम। आपको अगर ये सब, मैं नहीं बोलूंगा कि ये सब मतलब करेक्ट है, तो आप कहीं और भी चेक कर सकते हो। आई एम रियली लविंग द सेशंस, योर टीचर मेथोडोलॉजी इज रियली बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मनीष जी। फिर एग्जिट करते हैं आज के लिए, सबको गुड नाइट, कल मिलते हैं, कल टाइम से आ जाना सब लोग, और भी बातें करेंगे। चलिए फिर, गुड नाइट एवरीबॉडी, चलिए फिर मिलते हैं।